सना का मुझे मैसेज आया था। हम्म। चले चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं। पहला था ऑनलाइन एरा एंड स्कोप ऑफ ऑनलाइन वर्क। ये यहाँ पे मैं आपको दोबारा कहूंगी कि जब आपने इस टॉपिक पे बात स्टार्ट करनी है तो उसको आप बताओ कि ऑनलाइन एरा के बारे में आप क्या जानते हैं। वो जो भी बताएंगे उसको अप्रिशिएट करना है, फिर बताना है कि आपको क्या लगता है कि इसको इन फ्यूचर ऑनलाइन ऑनलाइन एरा का क्या स्कोप रहने वाला है। ठीक है। ऑब्वियसली जो आजकल चल रहा है, जो आजकल सबका जवाब होता है, वो वही जवाब देंगे। ठीक है। और अगर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो उसको अच्छे तरीके से अप्रिशिएट करो और उसको एक्सप्लेन करते हुए आगे से उसको बोलो। अब ये लिखोगे आप कि जैसे कि आपको पता है कि कोविड 2019 के एंड में आया है। लिखना स्टार्ट करें कि कोविड, जी जी वो है डे वन के फीडबैक में जो मैंने स्किप किया था। कोविड 2000, जल्दी से लिखना, बहुत कुछ है लिखने वाला। कोविड 2019 के एंड में आया है, जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड 2019 के एंड में आया था। अगर हम उससे पहले देखें तो जस्ट 1% लोग ऑनलाइन वर्क करते थे। कोविड 2019 के एंड में आया था। अगर हम उससे पहले देखें तो जस्ट 1% लोग ऑनलाइन वर्क करते थे। लोगों को इतनी ऑनलाइन की अवेयरनेस नहीं थी। लोगों को इतनी ऑनलाइन की अवेयरनेस नहीं थी। कोविड 2019 के एंड में आया था। अगर हम उससे पहले देखें तो जस्ट 1% लोग ऑनलाइन वर्क करते थे। लोगों को इतनी ऑनलाइन की अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब कोविड आया तो 90% लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। तो 90% लोग तो 90% लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जब कोविड आया तो 90% लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और आप ये देख सकती हैं कि 1 से 2 सालों में ऑनलाइन का कितना स्कोप हो गया है। और आप ये देख सकती हैं कि 1 से 2 सालों में ऑनलाइन का कितना स्कोप हो गया है। हर चीज अब ऑनलाइन मिलती है। हर चीज अब ऑनलाइन मिलती है। और आप ये देख सकती हैं, लोगों को इतनी ऑनलाइन की अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब कोविड आया तो 90% लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और आप ये देख सकती हैं कि 1 से 2 सालों में ऑनलाइन का कितना स्कोप हो गया है। हर चीज अब ऑनलाइन मिलती है। लेकिन उस वक्त ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी। या कोविड से पहले ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, इस तरह से कर सकते हो, या कुछ सालों से पहले ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी और अब सब करते हैं। लेकिन कुछ सालों पहले ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी और अब सब करते हैं। अहमद, हाथ तेजी से चलाओ जरा। कोविड 2019 के एंड में आया है। अगर हम इससे पहले देखें तो जस्ट 1% लोग ऑनलाइन वर्क करते थे। लोगों को इतनी ऑनलाइन की अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जब कोविड आया तो 90% लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और आप ये देख सकती हैं कि 1 से 2 सालों में ऑनलाइन का कितना स्कोप हो गया है। ठीक है। तो 90% लोग ऑनलाइन की तरफ शिफ्ट हो गए थे। और आप ये देख सकती हैं कि 1 से 2 सालों में ऑनलाइन का कितना स्कोप हो गया है। हर चीज अब ऑनलाइन मिलती है। लेकिन कुछ साल पहले, लेकिन उस वक्त इतनी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी, या कुछ सालों पहले इतनी ऑनलाइन शॉपिंग नहीं थी और अब सब करते हैं। जब पिछले 3 सालों में ऑनलाइन का इतना स्कोप बन सकता है, जब पिछले 3 सालों में ऑनलाइन का इतना स्कोप बन सकता है, तो आप खुद देखें कि नेक्स्ट 5 इयर्स में ऑनलाइन कहाँ स्टैंड कर रहा होगा। जब पिछले 3 सालों में ऑनलाइन का इतना स्कोप बन सकता है, जब पिछले 3 सालों में ऑनलाइन का इतना स्कोप बन सकता है, तो आप खुद देखें नेक्स्ट 5 इयर्स में ऑनलाइन कहाँ स्टैंड कर रहा होगा। अब यहाँ पे ना आपने कुछ डिस्कशन जो है वो कोरोना के बारे में खुद भी करनी है, जो आपका एक्सपीरियंस रह चुका है, जो आपने ऑब्जर्व चीजें की हुई हैं। ठीक है, स्टार लगा के लिख दे डिस्कशन अबाउट कोरोना। थोड़ा बहुत खुद डिस्कस करें, उनको लाइक बताएं
कि जब कोरोना आया था तो लोगों के बिजनेस किस तरह के थे, लोगों के जो हालात हैं बिजनेस के वो डाउन हो गए थे। और लेकिन यहाँ पे एक अच्छी बात ये थी कि जिनके पास ऑनलाइन के वसाइल थे वो तो उनको तो इतना खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिनके पास ऑनलाइन के वसाइल नहीं थे उनका काम बिल्कुल तबाह होके रह गया था। ठीक है। और कोविड के बाद कौन सी लास्ट लाइन मैंने लिखवाया था, जब पिछले 3 सालों में ऑनलाइन का इतना स्कोप बन सकता है तो आप खुद देखिए नेक्स्ट 5 इयर्स में ऑनलाइन कहाँ स्टैंड कर रहा होगा। अच्छा। और यहाँ पे आपने खुद डिस्कशन करनी है उनके साथ, ठीक है, कि लोगों के जिनके पास ऑनलाइन के वसाइल नहीं थे उनका काम बिल्कुल तबाह होके रह गया था। ठीक है। और कोविड के वक्त में हम सब ने जिस तरह से गुजारा किया है, ठीक है, और कोविड से पहले लोगों को इस चीज का पता ही नहीं था कि ऑनलाइन भी इतना कुछ हो सकता है। यहाँ जैसे आप देखें स्टडीज जो थी बच्चों की सारी ऑनलाइन शिफ्ट हो गई थी, ऑनलाइन क्लासेस होती थी। उससे पहले हमें ये अंदाजा नहीं था कि हम लोग ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लेकिन तब सबने ऑनलाइन ही सरवाइव किया था, ऑनलाइन ही गुजारा किया था। ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उनको यहाँ पे गाइड कर सकते हो। और ये भी कह सकते हो कि अगर हम देखें कि पिछले 2 सालों में ऑनलाइन अर्निंग का स्कोप भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि हमने तो उनको ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताना ना। तो फिर आप देखो कि उनको ये बताओ कि पिछले 2-3 सालों में ऑनलाइन अर्निंग का स्कोप ज्यादा बढ़ गया और लोगों को ये चीज समझ आ गई है कि हमारे पास सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, कि जब भी कोई अगर परेशानी आए तो हमारे पास जस्ट सिर्फ जॉब ही ना हो। और यहाँ पे आप उनको जॉब के बारे में भी बता सकते हो कि जो लोग जॉब करते थे उन सबको जॉब से निकाल दिया गया था। ठीक है। जस्ट वही वाला सेक्टर बचा था जो सेल्स सेक्टर था ज्यादातर। जितने भी जॉब पर्सन थे वो कोई भी प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं उन सबको निकाल दिया गया था। इसका मतलब कि आप की जॉब आगे भी सिक्योर नहीं है। आपको कभी भी कोई पेंडेमिक आएगा, कोई ऊंच नीच होगी, हमें जॉब से सिर्फ उनको ना मुखातिब करना, खुद को भी बीच में रखना और कहना है कि हमें किसी भी वक्त जॉब से निकाला जा सकता है। और आप अगर आप कोविड में आपने देखा है तो आपको अंदाजा होगा कि तब क्या हालात थे। ठीक है। इस तरह से चीजें आप बता के तो ऑनलाइन के स्कोप के बारे में उनको बता सकते हो। ठीक है। और यहाँ पे अब आगे एग्जाम्पल की हाइडिंग दो। और एग्जाम्पल जब भी आप किसी सीनियर की देने लगते हो ना, तो हमेशा छोटे से स्टार्ट किया करो, डायरेक्ट ऊपर ना चले जाया करो। लाइक जिस तरह कृष्णा है या बड़े बड़े सीनियर्स हैं, या जितने भी हैं, तो आप जस्ट छोटे से करो। लाइक आप पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर के बारे में बताओ कि हमारा फलां फलां सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसकी ये अर्निंग है। फिर आप सुपरवाइजर की तरफ आओ और एक एक पर्सन को पकड़ लो और उसकी जर्नी के बारे में जान लो, क्योंकि ये चीज ना एक पर्सन को बहुत 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 ज्यादा इफेक्ट करती है। मुझे लगता है इफेक्ट करती है, मुझे की थी ये चीज इफेक्ट, कि आप जब अपने पर्सन को उसकी किसी के जर्नी के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आप लाइक एक स्टोरी बता रहे थे ना उस पर्सन को, और हमारी ये कॉल है ही रिलेशन बिल्डिंग कॉल। तो यहाँ पे आप जितनी अच्छी लाइक शॉर्ट शॉर्ट स्टोरीज सुनाओगे, इस तरह से बात करोगे, तो वो ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। बेसिकली हमारा मकसद पर्सन का इंटरेस्ट बिल्ड करना है। जैसे कि हमने डे वन जो सॉरी था, जो वॉइस नोट था उसमें भी इंटरेस्ट ही बिल्ड किया था, हाइप ही क्रिएट की थी। दैट्स वाई वो इनिशियल की तरफ आएगा। इनिशियल के बाद उसके बाद वो फिर सेकंड वॉइस आपका सुनेगा, और फिर ही वो नेक्स्ट हमारे ट्रेनिंग सेशंस में आएगा, और उसके बाद डे वन में आएगा। तो जब तक आप इंटरेस्ट नहीं डेवलप करोगे ना उस पर्सन का, तो फिर फायदा नहीं है उस चीज का। ठीक है। तो जब आप एग्जांपल्स भी दो तो आप सबसे पहले छोटे लेवल से स्टार्ट करो कि हमारी टीम में या हमारे फॉरएवर में फला फला असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसकी ये जर्नी रही है, वो इतने छोटे से लेवल पे इतनी अर्निंग कर रहा है। या फला किसी सुपरवाइजर की ले लो, अपने किसी सीनियर को ले लो। उसके बाद आप जो है वो उमाय मैम की एग्जांपल दे सकते हो, फिर आप उनकी जो है वो बिनीश मैम की एग्जांपल दे सकते हो। इस तरह से लाइक वो पर्सन जो है, लाइक अगर वो पर्सन स्टूडेंट है, वो अगर फर्स्ट ईयर एफएससी का स्टूडेंट है, तो आप ईमान मैम के अगर किसी को पता है तो आप लोग उनकी एग्जांपल दे सकते हो कि वो भी एक एफएससी की स्टूडेंट है एंड वो मैनेजर लेवल पे काम कर रही है। उनकी मैनेजर लेवल पे जाके एग्जांपल दे सकते हो। अगर एक हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ तो बहुत ज्यादा ना, उनकी उन किसी भी एक हाउसवाइफ को पकड़ के उनका इंस्टा शेयर करके उनकी एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे। या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है तो माई मैम की एग्जांपल दे सकते हो आप यहाँ पे। अगर कोई लड़का है तो फिर वो किसी लड़के का इंस्टाग्राम देख लो, उसकी स्टोरी को देख लो, उसकी एग्जांपल दे सकते हो। तो हमेशा छोटे से बड़े तक जाओ आप। ठीक है। तो जितनी एग्जांपल्स आप दोगे पर्सन उतना ही पंप होगा। तो यहाँ पे आपने तकरीबन तकरीबन 2 से 3 पर्सन की एग्जांपल्स देके उनकी स्टोरीज के बारे में आपने उनको बताना है।
ठीक है? और आपकी जर्नी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। हम लोग अपनी जर्नी ज़्यादातर क्लोजिंग में जाके बताते हैं, लेकिन आप अपनी जर्नी यहाँ पे ही डिस्कस करो कि आपको ये बिज़नेस, क्योंकि अभी हम उसको अमाउंट का बेशक नहीं बता रहे, लेकिन हमने उसकी क्लोजिंग डे 1 से ही तो स्टार्ट करनी है ना। तो दैट्स व्हाई आपने यहाँ पे अब 2-3 मिनट अपनी जर्नी के बारे में भी बताना है। तो ये जो मैं पॉइंट्स बोल रही हूँ ना, इनको की पॉइंट्स पे लिख लो ताकि आपको याद रहे। तो अपनी जर्नी बड़े इंटरेस्टिंग वे में लाइक बयान करो उनको कि मेरे साथ क्या हुआ था। ज़ाहिर-सी बात है, यहाँ पे जितने भी लोग बैठे हैं, हर किसी की कोई ना कोई जर्नी रही है। TCC कंप्लीट करते हुए सबके पास अपनी-अपनी स्टोरी है सुनाने को। तो आप अपनी जेन्युइन स्टोरी सुनाओ उनको कि मेरे साथ क्या मसला हुआ था, मैंने अपना जो है बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया था। ये होगी, उसके बाद आप उनसे क्वेश्चन करो। अब आप उन क्योंकि अब आपने उनकी जर्नी के बारे में बता दिया, आपने अर्निंग्स के बारे में भी बताया, अब हर किसी की कि कौन किस लेवल की अर्निंग कर रहा है। अब आप उनसे पूछो कि आप मुझे बताएँ कि आप इस प्लेटफ़ॉर्म से कितनी अर्निंग्स करना चाहते हैं, ठीक है? अब हर कोई ये नहीं कहेगा कि मैं 6 फिगर अर्निंग करना चाहती हूँ। कोई अगर स्टूडेंट है, वो ये कहेगा मेरा 30-40,000 हो जाए तो दैट्स इनफ। कोई कहेगा कि मैं 1 लाख तक अर्न करना चाहता हूँ, कोई कहेगा मैं 5 से 6 लाख तक अर्न करना चाहता हूँ, या कोई कहेगा मेरे बहुत बड़े ड्रीम्स हैं, मैं उन ड्रीम्स को पूरा करना, क्योंकि हर किसी का माइंडसेट डिफरेंट है। ठीक है? वो जो भी कहेगा, आपने अगर कोई ये कहेगा कि 30-40,000 अर्न करना चाहता हूँ, तो आपने ये नहीं कहना कि ये तो बहुत कम अमाउंट है, आप ज़्यादा का सोचा करें, आपने ऐसे नहीं करना। वो जितना भी कह रहा है ना, इनफ है, कोई बात नहीं। आपने उसी बात पे उसको एप्रिशिएट करना है और उसको इस चीज़ पे कंफर्टेबल करना है कि आप यहाँ से ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि हमने यहाँ से बातों में ही बातें निकालनी है ना, क्योंकि हमने अपनी कॉल को भी लंबा करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, तो आप बातों से बातों को निकालोगे। तो यहाँ पे उसको बड़े अच्छे से एप्रिशिएट करो और उसको फिर रिलेट करो, अपने से रिलेट करो कि मैं जब स्टार्टिंग पे थी, तो मैं भी यही सोचती थी, मैं जस्ट 30-40,000 अर्न कर पाऊँ यहाँ से, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा लेवल ये है, जो सीनियर्स हैं वो सब यही चीज़ सोच के आते हैं, बट जब आप इस बिज़नेस में आते हो तो आपको विज़न बड़ा हो जाता है। बट आप जो चाहते हो, अगर आप यहाँ पे मेहनत करोगे तो आप वो सब कुछ कर सकते हो। तो इस तरह से करके आपने उनको गाइड करना है। आई होप कि आपका ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से इस पॉइंट पे 3 टू 4 मिनट्स बात करनी है। क्लियर है? मुझे चैट बॉक्स में बताएँ, सब बताएँ, क्लियर है? अच्छा जी, नेक्स्ट पॉइंट था हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल। आप उनसे पहले पूछो, ऑब्वियसली हर पॉइंट हमने पहले उनसे पूछना है, तो उनको पूछो कि आप मुझे बताओ, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूँ कि हमारी लाइफ में जो नेगेटिव पीपल होते हैं, हम उनको कैसे डील करें? या अभी आपकी लाइफ में अगर कोई नेगेटिव पीपल है, तो आप उनको कैसे डील करते हैं? ठीक है? आपने ये उनसे पूछना है और ऑब्वियसली हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई नेगेटिव होता है और हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, तो यहाँ पे अब आपको बताएँगे। बेशक अपनी स्टोरी ना बताएँ, लेकिन वो आपको ये बताएँगे कि हम कैसे डील करते हैं अपने नेगेटिव पीपल, कुछ ना कुछ वो बोलेंगे, ठीक है? आपने पहले उनकी पूरी बात सुननी है तसल्ली से, क्योंकि इस बिज़नेस में लाइक आप जितना सुनोगे एक इंसान को, उतना ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रियल लाइफ़ में कोई किसी को इतना नहीं सुनता। ठीक है? आप अगर अपनी भी बात करो ना, तो आप रियल लाइफ़ में देखो कि आप लाइक आप जितने भी बातूनी हो अगर या हो, तो आपको कोई सुनेगा नहीं। ठीक है? लाइक आप उनसे अपने अगर दुखड़े शेयर करना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो, तो आपसे नहीं सुनेगा। इसी तरह बाकी लोग भी ऐसे ही हैं। तो अगर आप उनकी सुनोगे, तो डेफ़िनेटली वो आपके साथ कंफर्टेबल होंगे और हमें अपने पर्सन को कंफर्टेबल ही तो करना है। तो जितना आप उनको सुनोगे, आपके लिए ही उतना अच्छा है, क्योंकि वो पर्सन उतना ही खुल के आपके सामने आएगा। और ये जो हमारी कॉल चल रही है ना, इस कॉल के बाद तो पर्सन बिल्कुल ही कंफर्टेबल हो जाएगा। और मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज़ कही थी कि आपने लाइक इतना ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं होना। स्टार्टिंग में पर्सन को थोड़ा-सा कंफर्टेबल करना है, थोड़ा-सा फ्रैंक होके बात करनी है। अब ये भी नहीं कि तुम पे या तुम पे बात आ जाए, आप करके बात करनी है। मैं तो यही प्रेफ़र करूँगी कि आप नाम लेके बात करो पर्सन का, ठीक है? ज़्यादा भी फॉर्मल होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब वो आपने उससे पूछा कि आप किस तरह से डील करते हो अपनी आपकी लाइफ में, ज़ाहिर-सी बात है कोई ना कोई नेगेटिव पीपल होगा आपके सराउंडिंग्स में, आपके सोशल सर्कल में, तो आप उनको कैसे डील करते हो? ठीक है? आप उनसे पूछो, तो आपको बताएँगे, डेफिनिटली बताएँगे। ठीक है? अब उनकी बात को ही स्टार्ट करते हुए उनको कहो कि लाइक अगर उनका बहुत अच्छा जवाब आता है, लाइक आपको पता चल ही जाएगा ना कि वो पर्सन किस माइंडसेट है और कितने अच्छे तरीके से जवाब दे रहा है, तो आपने उसको ज़बरदस्त किस्म का यहाँ पे एप्रिशिएट करना है, ठीक है? और एप्रिशिएट करते हुए बोलना है कि माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है। अब आगे लिखें ये वाला, आप लिखिए कि अगर वो आपको जवाब देता है, लाइक अगर वो आपको अच्छा जवाब देता है, तो आपने यहाँ पे उसको ज़बरदस्त सा एप्रिशिएट करना है। जैसे कि माशाल्लाह आपकी थिंकिंग तो बहुत ज़बरदस्त है।
अगर वो आपको अच्छा जवाब देता है तो उसको अप्रिशिएट करते हुए कहना है कि माशाल्लाह, आपकी थिंकिंग तो बहुत जबरदस्त है। हमें एग्जैक्टली ऐसे ही माइंडसेट के पर्सन रिक्वायर होते हैं। कि माशाल्लाह, आपकी थिंकिंग तो बहुत जबरदस्त है। हमें एग्जैक्टली ऐसे ही माइंडसेट के पर्सन रिक्वायर होते हैं जो अच्छे तरीके से चीजों को डील कर सके, जो अच्छे तरीके से सिचुएशन को या चीजों को डील कर सकें। कि माशाल्लाह, आपकी थिंकिंग तो बहुत जबरदस्त है। हमें एग्जैक्टली ऐसे ही पर्सन रिक्वायर होते हैं जो अच्छे तरीके से चीजों को, ये सिचुएशन को डील कर सकें। ठीक है, पहले आप हमने उनसे क्या क्वेश्चन किया कि डील, आप कैसे डील करते हो। ठीक है, अब आपने जब ये चीज कह देनी है, अब आप देन उनसे पूछे कि हमारी लाइफ में बेसिकली नेगेटिव पीपल होते कौन है, कौन से होते हैं, कौन लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं। ठीक है, आप उनसे ये क्वेश्चन करो कि हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग कौन से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्यू बना के या क्वेश्चन की हेडिंग देके ना लिख दो कि अब पूछना है डील कर सके, जो अच्छे तरीके से सिचुएशन को डील कर सके। आपने देन उनसे ये क्वेश्चन करना है कि हमारी लाइफ में नेगेटिव पीपल या नेगेटिव लोग कौन से होते हैं। बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से उनकी बात को सुनना है, उनके डिस्कशन को सुनना है। क्योंकि यहाँ पे अगर एक सवाल के ऊपर आप 2 मिनट लगा रहे हो ना उसका जवाब देने में, तो वो भी 2 मिनट लगाएगा और आपने उसको भी 2 मिनट सुनना है। वो चाहे 2 मिनट लगाए, वो चाहे 5 मिनट लगाए, आपने उसको सुनना है बड़ी तसल्ली से। एंड फिर आपने उसका जवाब देना है। आपको मेरे अकॉर्डिंग ना, वो लोग जो हमें अच्छी एडवाइस नहीं देते, आपको मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव पीपल वो होते हैं, इसका जवाब लिख लें। मेरे अकॉर्डिंग नेगेटिव पीपल वो होते हैं जो हमें अच्छी एडवाइस नहीं देते, जो हमें अच्छी एडवाइस नहीं देते, हमें कामयाब होता नहीं देख सकते, और जो खुद सक्सेसफुल नहीं होते। वो लोग जो हमें अच्छी एडवाइस नहीं देते, हमें कामयाब होता नहीं देख सकते, और जो खुद सक्सेसफुल नहीं होते। तो जाहिर सी बात है, हमारी लाइफ में वही नेगेटिव लोग होंगे ना। वो लोग जो हमें अच्छी एडवाइस नहीं देते, हमें कामयाब होता नहीं देख सकते। अच्छा मुझे बताओ, मैं ज्यादा फास्ट तो नहीं बोल रही? फास्ट बोल रही? बाकी सब भी बता दो, फास्ट हूँ मैं? नोट एट ऑल, ओके ओके ओके। ओके, स्पीड तेज करो बच्चों, ये बच्चा पार्टी है जो, जिसको जो जो है ना, मैं ज्यादा फास्ट लग रही हूँ। 7th पॉइंट? अभी मैंने जस्ट एक ही पॉइंट ऑनलाइन इरा वाला क्लियर किया था, और अब मैं हाउ टू डील विद नेगेटिव पीपल पे हूँ। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ कि वो लोग जो हमें अच्छी एडवाइस नहीं देते, हमें कामयाब होता नहीं देख सकते, और जो खुद सक्सेसफुल नहीं होते। जाहिर सी बात है, वो हमारी लाइफ में नेगेटिव लोग होंगे ना। ठीक है। और यहाँ पे अब आपने उनको कहना है कि यहाँ पे लाइक दो तरह के लोग होते हैं। अक्सर एक तो वो होते हैं कि लाइक जो कहते हैं कि आप अपना फैसला खुद लो। ठीक है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि उनको खुद भी उस काम के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन दूसरे लोग वो होते हैं कि जिनको खुद इन्फॉर्मेशन भी नहीं है, और वो फिर भी आपको नेगेटिव करेंगे ताकि आप कुछ अच्छा ना कर सको। ठीक है, तो ये मैं आपको जो समझा रही हूँ, तो आपने उनको ये कहना है, इनको पॉइंट्स में लिख सकते हो, तो आपने ऐसे लोगों को नोट करें जो आपको नेगेटिव कर रहा है। ठीक है, आप आपने उनको जज करना है कि क्या जो इंसान आपको एडवाइस दे रहा है वो खुद अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता ना कि वो नेगेटिव है। तो हमने उसको कैसे जज करना है कि वो नेगेटिव है? लाइक उसको देख के, उसकी बातों को देख के, और उसकी लाइफ में वो कर क्या रहा है, उसका प्रोफेशन क्या है, वो खुद सक्सेसफुल है या नहीं है, या जो आपका विजन है, जहां तक अपनी लाइफ में आप जाना चाहते हो, क्या वो ऑलरेडी उस मुकाम पे है जो आपको गलत मशवरे दे रहा है। ठीक है, तो आपने यहाँ पे उसको ये चीज कहनी है। फिर आप आगे लिख लो कि आप अपना डिसीजन अच्छे से ले सकते हैं। इस तरह से नेगेटिव लोगों की 3-4 बातें करके ना, आपने आगे से कहना है कि आप अपना डिसीजन खुद अच्छे से ले सकते हैं। आप अपना डिसीजन, अच्छा ये जो पीछे मैंने 3-4 लाइनें बोली लिखवा दूं?
चले, आप अपना डिसीजन खुद अच्छे से ले सकते हैं। लिख लिया? अच्छा। आप अपना डिसीजन खुद अच्छे से ले सकते हैं। आप खुद देखें कि ये प्लेटफ़ॉर्म आपके मेंटल लेवल के मुताबिक है या नहीं। आप अपना डिसीजन खुद अच्छे से ले सकते हैं। आप खुद देखें कि ये प्लेटफ़ॉर्म आपके मेंटल लेवल के मुताबिक है या नहीं, और फ़ौरन दूसरों से पूछना स्टार्ट नहीं कर देना। आप अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। आप खुद देखें कि ये प्लेटफ़ॉर्म आपके मेंटल लेवल के मुताबिक है या नहीं, और फ़ौरन दूसरों से पूछना स्टार्ट नहीं कर देना। अपनी लाइफ़ के डिसीजंस खुद लें, क्योंकि लोग आपका अच्छा-बुरा नहीं बताएँगे। अपनी लाइफ़ के डिसीजंस खुद लें, क्योंकि लोग आपका अच्छा-बुरा नहीं बताएँगे। अच्छा, आप अपना डिसीजन खुद अच्छे से ले सकते हैं। आप खुद देखें कि ये प्लेटफ़ॉर्म आपके मेंटल लेवल के मुताबिक है या नहीं, और फ़ौरन दूसरों से पूछना स्टार्ट नहीं कर देना। अपनी लाइफ़ के डिसीजंस खुद लें, क्योंकि लोग आपका अच्छा-बुरा नहीं बताएँगे। हो सकता है कि इस फ़ील्ड में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, ठीक है? और यहाँ पे भी आप कुछ कोई भी एग्ज़ाम्पल कोट कर सकते हो। उसको थोड़ा-सा यहाँ पे भी इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो, खुद को बीच में लेके आ सकते हो कि मैंने इसको क्यों स्टार्ट किया था, और अब मैं इसको अपने करियर के तौर पे लेके चल रहा हूँ या चल रही हूँ। इस चीज़ को आप इसमें ऐड कर सकते हो। मतलब आपने डे 1 के फीडबैक में हर एक पॉइंट में उसको टोटली ये चीज़ पूरी गाइड कर देनी है कि उसको फॉरएवर जॉइन करना ही करना है। अब डे 1 का फीडबैक क्लियर है ना सारा? डे 1 का क्लियर है ना सारा? डे 1 को खत्म कर दिया मैंने, सारा क्लियर अब ये। अब डे 2 के फीडबैक के कुछ पॉइंट्स बताए थे मैंने। खुद लें, खुद लें, क्या बताया था मैंने? हाँ, अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लें, क्योंकि लोग आपका अच्छा-बुरा नहीं बताएँगे। क्योंकि लोग आपका अच्छा-बुरा नहीं बताएँगे, हो सकता है कि इस फील्ड में आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो, और इस बात को आगे आप खुद स्टार्ट कर लो, ठीक है? और उसके आगे, इससे आगे वाले जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए थे। ये मैंने, यार, डे 1 जब पर्सन आपका देख के आता है, उसके बाद आप लोगों ने 30-40 मिनट्स की जो मैंने आपको कॉल इतनी डिटेल में बताई थी कि आपकी डे 1 के फीडबैक की होनी चाहिए। ये वो चीज़ है, 13 पॉइंट्स थे जिसमें से ये 2 पॉइंट्स रह गए थे। मैंने वो कंप्लीट करवाए हैं आप लोगों को बेसिकली। उसके बाद डे 2 के फीडबैक के मैंने जस्ट पॉइंट्स लिखवाए थे। हाँ जी, हाँ जी, न्यू मीटिंग में करते हैं। जस्ट पॉइंट्स लिखवाए थे कि उसका कुछ ना कुछ क्लियर कर दिया था। बस पॉइंट्स लिखवाए थे। ओके, ओके, ओके। चलें, मीटिंग को एंड कर रही हूँ, दोबारा से आएँ और फिर डे 2 का फीडबैक कंप्लीट करते हैं। और मैं तो कह रही हूँ डे 1 का भी होना चाहिए वैसे आज। काम की बातें हैं, ठीक है? क्योंकि डे 2 का फीडबैक कब होगा, जब वो डे 2 देख के आया होगा, और डे 2 में प्रोडक्ट नॉलेज होगा, और उसके सर्टिफिकेट्स और उसका जो है वो प्रोडक्ट का डीप नॉलेज होगा, सही है? तो उसके रिगार्डिंग ही हमने बातें करनी है, तो ये थोड़ी काम की बातें होंगी। और नहीं, नहीं, वो तो मैंने जस्ट पॉइंट्स लिखवाए थे ना, मैंने उनको एक्सप्लेन नहीं किया था। चलें, अब बेसिकली पॉइंट्स लिखवाने का मकसद यही होता है कि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने 20 से 25 मिनट बात क्या करनी है। आपके पास लिखा होगा ना, तो आपको याद आ जाएगा, चलें जी अब इस टॉपिक पे बात करनी है, तो आप लोग इज़िली कर सकोगे उस चीज़ पे बात, ठीक है? सलाम दुआ लेनी है, ग्रीटिंग्स करनी है, ये सबको पता है। उसके बाद मैंने सेकंड पॉइंट ये क्लियर किया था कि आपकी ट्रेनिंग्स कैसी जा रही हैं। उनसे दोबारा पूछो कि आपकी जो डे 2 की ट्रेनिंग थी, कैसी जा रही है, ठीक है? और उसके बाद थर्ड पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि आपके पेरेंट्स का, अब मुझे ये चीज़ तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है ना, ये तो आपको पता है कि इसमें आप लोगों ने क्या करना है, 1 से 2 मिनट किस तरह से लगाने हैं इस पे।
कि आपके पेरेंट्स का क्या फीडबैक है जितना आपने उनसे डिस्कस किया, क्योंकि हमने डे 1 में उनको कहा था कि आपने अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना है, ठीक है? तो यहाँ पे अब आपने उनसे पूछना है, यहाँ पे वो जो भी आपको कहेंगे, ज़ाहिर-सी बात है आप उनके सवाल का भी तो जवाब दोगे, तो उसके अकॉर्डिंग आप उसको हैंडल कर लोगे, 2 से 3 मिनट आपके यहाँ पे लग जाएँगे। फिर 4th पॉइंट है ट्रेनिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, ठीक है? यहाँ पे मैंने आप लोगों को लिखवाया था नोट्स, व्हाय और हाउ। अब यहाँ पे ना आपने अपने पेरेंट्स कह रही हूँ, अपने नोविस के जो है वो जो डे 2 के नोट्स होंगे ना, जो उसने प्रोडक्ट नॉलेज के ट्रेनिंग के दौरान सेशन लेते हुए बनाए होंगे, आपने वो भी उसको पूछना है उससे। आपने उनको नोट्स बनाए हैं, कॉल के बाद आपने मुझे चेक करवाने हैं नोट्स, ठीक है? ये चीज़ भी आपने उनको बतानी है। और वो उस पर्सन को जब आप उससे क्वेश्चन करोगे कि ट्रेनिंग में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, तो उसको जो भी चीज़ अच्छी लगी होगी ना, आपने उसको पूछना है क्यों और कैसे आपको अच्छी लगी वो चीज़, ठीक है? क्या रीज़न है इसके पीछे? बेसिकली व्हाय और हाउ लिखवाने का मकसद ये था कि आप लोगों को याद रहे कि आप लोगों ने उससे पूछना है कि जो चीज़ तुम्हें अट्रैक्ट की है, वो तुम्हें क्यों और कैसे अट्रैक्ट की है, ठीक है? ये चीज़ आपने उससे पूछनी है। उसके बाद 5th पॉइंट था कि आपको अभी तक फॉरएवर बिज़नेस कैसा लग रहा है? लाइक आपकी जो जर्नी 2 डेज़ की हमारे साथ रही है, तो ये बिज़नेस आपको कैसा लग रहा है, ठीक है? उसको जैसा भी लग रहा होगा, आपने उसको बड़ी तसल्ली से सुनना है। उसके बाद मैंने इसके अंदर ब्रैकेट में ना सेम लिखवाया था आपको। तो सेम लिखवाने का मकसद है कि यहाँ पे आपने उसको अपनी जर्नी बतानी है कि आपकी जो ट्रेनिंग्स की जर्नी आपकी रही थी ना, कि जब आपको अप्रोच किया गया था और आपकी ये डेज़ की जर्नीज़ कैसी रही थी और आपको आपको पता है कि वो आपकी कैसी रही थी, ठीक है? हर किसी की जर्नी डिफरेंट है, तो आपने यहाँ पे उसके रिगार्डिंग बात करनी है, बड़े ही एक्साइटेड वे में बात करनी है कि आप बहुत एक्साइटेड थे, आपको बहुत मज़ा आ रहा था, आपको ये चीज़ अच्छी लग रही थी, आपको सीनियर्स की ये बात अच्छी लग रही थी, आपके टाइम पे ये वाले सीनियर्स ने आपको गाइड किया था, ठीक है? आपके अपलाइन्स ने आपको इस तरह से गाइड किया था, मैंने तो ऐसे-ऐसे नोट्स बनाए थे, ठीक है? मैं तो टाइम से पहले ही सेशन के लिए बैठ जाती थी क्योंकि मैं एक्साइटेड होती थी, ये वो। इस तरह की चीज़ें आप लोगों ने उनसे यहाँ पे डिस्कस करनी है, अपनी जर्नी थोड़ी-सी बता देनी है, उनकी सुन लेनी है और अपनी बता देनी है, ठीक है? ये चीज़ें याद रहेंगी ना आप लोगों को? क्योंकि ऐसे तो लिखवाने वाली नहीं है। उसके बाद 6th पॉइंट था सम क्वेश्चंस अबाउट फिजिकल एंड ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि हमने उससे पिछली कॉल में डिस्कस किया हुआ था इस लाइक ऑनलाइन ट्रेडिशनल या फिर ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, फिजिकल बिजनेस के बारे में। तो अब आप उससे पूछो कि क्या उस आपने कल उससे जो बातें की थी, उसने उन चीजों को कैरी किया है, उसने उन चीजों को याद रखा है कि नहीं, ठीक है? यहाँ पे आप उसके बारे में, उसके रिगार्डिंग इनसे इससे क्वेश्चंस कर सकते हो। और यहाँ पे जो है हमारे पास 7th पॉइंट था आई गेस रिगार्डिंग ईएसबीआई। 7th पॉइंट यही था ना, या 8th था शायद? यहाँ तक पर्सन है ना ईएसबीआई को देखा होगा, ठीक है? तो अब ईएसबीआई के बारे में लिखना स्टार्ट करें। ईएसबीआई, जो ईएसबीआई के शायद 6 या 7th पॉइंट है, जो भी उसका पॉइंट है उसको लिखें और उसके बारे में स्टार्ट करते हैं। एक मिनट। हम्म, लिखे हैं। 7 था, सही है। यहाँ पे ये 7th पॉइंट के आगे लिखे ईएसबीआई को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। अब आप लोग मुझे बताओ कि आप लोगों को ईएसबीआई मॉडल अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है? किस-किस को नहीं आता? ऑनेस्टली दिखाना ज़रा यहाँ पे, किस-किस को नहीं आता? बाकी सबको आता है? जो रिप्लाई नहीं कर रहे आप सबको आता है? यहाँ पे आप लोगों ने अभी क्या करना है, सबसे पहले यूट्यूब पे जाके कोई ना कोई वीडियो देखनी है। बहुत सारी वीडियोज़ वहाँ पे पड़ी हुई हैं ईएसबीआई से रिगार्डिंग, आपने उसको भी देख लेना है, ठीक है? यहाँ पे लिख लें कि ईएसबीआई मॉडल जो है उसकी वीडियो जो है वो देखनी है। नोट्स सिर्फ बनाने से काम नहीं ना चलेगा। सिर्फ नोट बना के हम रखे रखें और उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? देन आप पहले उनसे क्वेश्चन करो,
कि आपको जो है वो ESBI मॉडल के बारे में पता है। तो अगर उनको नहीं पता तो आपने उसको यहाँ पे डिटेल से इस चीज के बारे में गाइड करना है। अब मैं आपको कुछ चीजें लिखवा भी देती हूँ। उनको बताएं कि ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, पहले उनसे पूछो, उनको अगर पता होगा तो ठीक है, क्योंकि हमारी ये एक्टिविटी में भी आ जाएगा। सही है, तो पता होगा तो बहुत अच्छी बात है, पहले उसे डिटेल ले लो कि उसको पता है या नहीं पता, तो उसके अकॉर्डिंग अब आपने उसको आगे से गाइड करना स्टार्ट करना है कि ई स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉयमेंट, एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। ये मैं आपको लाइक जस्ट पॉइंट्स लिखवा रही हूँ ना। अब आप लोग अगर ESBI मॉडल की वीडियो देख लोगे तो आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करना आ जाएगा, और इसको इसका स्टार्ट आप लोग बहुत अच्छे से ले लोगे। एंड आई होप सो कि जो एक्टिविटी होगी ना डे 2 की, उसमें भी ESBI मॉडल होगा, तो उसको वहां से भी कहीं ना कहीं से समझ आ जाएगी। लेकिन आप लोगों ने अपनी फॉलो अप कॉल देनी है, फीडबैक लेना है, तो कॉल को लंबा भी तो हमने करना है, तो इस वजह से हम यहाँ पे काफी चीजें ESBI मॉडल के बारे में गाइड करेंगे उसको। अब आप लिखना शुरू करो। E stands for employment, S stands for self-employment, B stands for business owner, and I stands for investor. नहीं नहीं, मैं आपको एक मिनट ना, मैं उस चीज की डिटेल में नहीं जाने लगी, मैं जस्ट कुछ पॉइंट्स लिखवाऊंगी आप लोगों को। ये चीज, ये 4 पॉइंट्स बोलने के बाद अब आप उनसे पूछो कि 4 कैटेगरीज है ना, एक जॉब पर्सन की कैटेगरी है, और एक सेल्फ एम्प्लॉयड की कैटेगरी है, और एक जो है वो बिजनेस ऑनर की कैटेगरी है, और एक इन्वेस्टर की कैटेगरी है। सही है, अब आप उनसे पूछो कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। सही है, वो जो भी आपसे बताएं आपको, आप उसको उस चीज पे अप्रिशिएट करें, और फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन बताएं इस चीज की कि ईएस के अंदर, लिखें आप कि ईएस के अंदर 95% पॉपुलेशन है, कि ईएस के अंदर 95% पॉपुलेशन है और सिर्फ 5% मनी है। ई और एस कैटेगरी के अंदर, जी, ई और एस कैटेगरी, पहले उनको बताना है कि ESBI की फुल फॉर्म क्या है, फिर उनसे पूछना है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो। ठीक है, और फिर आपने आगे से उनको डिस्ट्रीब्यूशन बता दें कि मैं आपको उसकी डिस्ट्रीब्यूशन या इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती हूँ कि बेसिकली मॉडल क्या है। और फिर इनको बताना है कि ई और एस के अंदर 95% पॉपुलेशन है और सिर्फ इसमें 5% मनी है। बी एंड आई के अंदर 5% पॉपुलेशन है और 95% मनी है। ठीक है, अब आपने इसको डिस्ट्रीब्यूशन बताई है ना इस चीज की, कि ई और एस के अंदर 95% पॉपुलेशन है। ठीक है, जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, वो वो जो लोग हैं वो 95% ई और एस कैटेगरी के अंदर है, या तो वो जॉब कर रहे हैं या वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। लेकिन इस कैटेगरी में जस्ट 5% पैसा है। हालांकि लोग तो बहुत ज्यादा है इस कैटेगरीज के अंदर, लेकिन सिर्फ दुनिया का 5% पैसा इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। सही है, अब आपने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देना। और बी और आई कैटेगरी के अंदर दुनिया के वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ 5% लोग हैं पूरी दुनिया में जो बी है, बी जो लाइक बिजनेस ओनर है या इन्वेस्टर है। लेकिन इन 5% लोगों के पास 95% मनी है पूरी दुनिया की। ठीक है, उसको को अब आप बताओ कि आप ES कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो कि जिनके पास सिर्फ 5% पैसा है, या आप बी और आई कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो कि जिनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। आप किस कैटेगरी में आना चाहते हो, किस कैटेगरी को आप प्रेफर करोगे। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन कर लिया उससे। ठीक है, अब आप उससे ये क्वेश्चन करो, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करो उसके बाद, जब उसके ये आंसर कर दे कि आपके अकॉर्डिंग ES के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है। उससे पूछो कि आपके अकॉर्डिंग, ये जो मैंने चीज एक्सप्लेन किया, आप इसको सर्च भी कर सकते हो कि ई और एस के अंदर पॉपुलेशन ज्यादा क्यों है और बी और आई के अंदर पॉपुलेशन कम क्यों है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है कि यहाँ पे पर्सन ज्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब आपने उसको एक्सप्लेन करना है कि और एस जो ई और एस शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बेसिकली वहां पे जॉब है।
अब आप उसको बताओ कि मैं आपको इसमें 5% मनी 95% पैसा, तो मैं आपको बताती हूँ कि जो ई और एस है ना, शॉर्ट टर्म है, क्योंकि बेसिकली वहां पे जॉब है और वहां सुकून नहीं है और वहां पे टाइम फ्रीडम भी नहीं है। यहाँ पे 2-3 चीजें खुद से भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि वहां पे अगर टाइम फ्रीडम नहीं होगा तो सुकून भी नहीं होगा। ठीक है। और वैसे भी आजकल जॉब भी नहीं मिलती। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पे उसको यूएस कैटेगरी के ड्रॉबैक्स भी बता सकते हो। और दूसरा, आप उसके बाद बी और आई के बारे में आप उनको बताओ कि इसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बहुत सुकून है। बी और आई अगर आप 5% के अंदर आना चाहते हो, जैसे बताया वो 5% कैटेगरी के अंदर आना चाहेंगे। उसके बाद बताओ कि अगर आप बी और आई कैटेगरी के अंदर आना चाहते हो तो उसमें थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो बहुत सुकून है। ठीक है, क्योंकि आपकी 3 से 4 साल की मेहनत आगे आपको 30 से 40 साल का पैसा दे सकती है। और वैसे भी उसमें आपके हार्डवर्क के मुताबिक पैसा है। ठीक है। इस तरह से कुछ चीजें, अब ये चीजें आप ज्यादा अच्छे से तब एक्सप्लेन कर पाओगे जब आप जो है वो ईएसबीए मॉडल को डिटेल में जाके पढ़ लोगे, समझ लोगे यूट्यूब से। ठीक है। तो अब ये चीजें बहुत अच्छे से उसको गाइड कर सकते हो कि ई और एस कैटेगरी में 95% लोग क्यों हैं और बी और आई कैटेगरी के अंदर 5% लोग क्यों हैं। ठीक है। अब आप यहाँ पे रिस्क लेने वालों की भी एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे आप बिल गेट्स की एग्जांपल, यहाँ पे ना आपने बिल गेट्स की एग्जांपल जरूर डालनी है कि बिल गेट्स ने भी तो इंटरप्रेन्योरशिप से स्टार्ट किया था। ठीक है। यहाँ पे आप उसकी कोट डाल सकते हो कि बिल गेट्स की कोट है कि अगर मुझे दोबारा से बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा तो मैं जो है वो यहाँ पे बेसिकली आप टीम मार्केटिंग के बारे में थोड़ा सा बता सकते हो, मैं टीम नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करूंगा। ठीक है। और यहाँ पे आप जो है वो, क्योंकि हमने उसको ना बिजनेस के बारे में, बिजनेस की तरफ लेके आना है, तो आप यहाँ पे उसको थोड़ी बहुत इस्लामिक टच भी दे सकते हो कि आपसे वसल्लम ने भी ज्यादा बिजनेस को ही प्रेफर किया है, नौकरियों को प्रेफर नहीं किया। ये चीजें आप बीच में ऐड कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे इस तरह से आप ईएसबीए मॉडल को लेके बहुत अच्छे से गाइड कर सकते हो उसको। और यहाँ पे आप मजीद उसको ये गाइड कर सकते हो कि देखें हमने जॉब को बहुत अपने सर पे सवार किया हुआ है। अच्छा। कि देखिए हमने जॉब को बहुत अपने सर पे सवार किया है। हम जॉब को चूज करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बिजनेस करके अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हैं अपने मुल्क से। ईएसबीआई के को डिटेल में स्टडी गाइड करके फिर आपने बताना है कि देखिए हमने जॉब को वैसे ही बहुत ज्यादा अपने सर पे सवार किया हुआ है। हम जॉब को चूज करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हर कोई जॉब की तरफ ही जा रहा है ना। 95% कैटेगरी तो जॉब पर्सन जो है वो पॉपुलेशन वो जॉब में है। ठीक है। तो इस वजह से तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है, सीट्स नहीं मिलती। ठीक है। तो हम जॉब को चूज करके अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि हम बिजनेस करके अनएम्प्लॉयमेंट खत्म कर सकते हैं अपने मुल्क से। यहाँ पे ना अब, क्योंकि हमने उसको ना पहले ऐसे बहुत ज्यादा कन्विंस नहीं किया बिजनेस के लिए। अगर तो उस पर्सन का माइंडसेट जॉब वाला था, स्टार्ट में उसने कहा था मैंने जॉब करनी है, तो आपने अब ईएसबीआई सब इतने मजे से उसको समझाना है। यहाँ पे आपने रीजन दे दे के उससे बातें करनी है और उसको टोटली कन्विंस कर देना कि वो उसको बिजनेस ही करना है। ठीक है। और आपने यहाँ पे उसको फॉरएवर के बिजनेस की भी इम्पोर्टेंस फील करानी है। सही है। तो यहाँ पे आपकी ये वाली जो डिस्कशन है ना, ये भी आपकी बहुत अच्छे से चल सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप ये चीज करते ही ना, जैसे आप बिजनेस की तरफ उसको कन्विंस कर रहे होगे, आप यहाँ पे उससे एक और क्वेश्चन करो। अब आके लिख लो कि एक और क्वेश्चन करो कि मैम आप मुझे एक चीज बताएं, या आप उसका नाम लें कि आप एक बात कि हम सब ना हमारा जो सोशल सर्कल है, हमारे इर्द गिर्द वाले लोग भी हैं और बल्कि हम भी, हम एक बात करते हैं कि बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगती है, इसलिए हम स्टार्ट नहीं कर पाए। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जॉब में उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। देखो पहले हम उनको ईएसबी समझाया, हर एक चीज बताई कि कितने परसेंट लोग कहाँ पे हैं, क्यों है, क्या रीजन है, और कौन जो है अच्छे से जिंदगी गुजार रहा है और कौन नहीं गुजार रहा। और ये सारी चीजें गाइड करके उसको जब टोटली बिजनेस पे एग्री कर लेना है, तो उसके बाद उसको फिर थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है। क्या आप, मेरा आपसे क्वेश्चन है
कि हम सब एक बात करते हैं कि बिजनेस में तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जॉब में उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है। ठीक है। तो अब यहाँ पे उसको ये चीज बड़े प्यार से समझाएं कि देखिए, जॉब अगर आपने एक करनी है तो उसकी भी एक रिक्वायरमेंट होती है, अच्छी जॉब की एक रिक्वायरमेंट होती है कि आपके पास मास्टर्स या एमफिल या पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और आप देखो कि मास्टर्स के लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इतना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके। तो आपने यहाँ पे उसको जॉब के बारे में बता देना, क्योंकि ये चीजें ना हम एक ही साथ उसको ना क्लोजिंग की कॉल में समझाने की जरूरत कोशिश करते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम डे वन से ही ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता उसके जहन में डालनी शुरू कर देंगे, तो एट द एंड 2 सीसी में उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्शन होगा कि अब मुझे ये बताएं कि मैं ये कैसे करूं, और वो आपसे कोई और ऑब्जेक्शन ना पूछे। ठीक है। वो बस यही कि आप मुझे पैसे कैसे अरेंज करना है, जस्ट आपका इतना सा उसको सोल्यूशन देने वाला रह गया हो। बाकी कोई भी ऑब्जेक्शन उसका ना 2 सीसी तक ना हो वो, क्योंकि आपको पता है ये सारी चीजें चीजें ही होती हैं कि वो जॉब माइंडेड पर्सन होता है, हम उसको बिजनेस की तरफ कन्विंस कर रहे होते हैं 2 सीसी तक, और उसको जो है उसको पेरेंट्स की तरफ से इशू आ रहा होता है, तो अब हम आगे जाके ये डे 2 के अंदर ही हम उसका वो वाला इशू भी खत्म कर देंगे कि पेरेंट्स का इशू होता है, क्योंकि हमने पेरेंट्स को अपने एतमाद में ले लेना है। ठीक है। ये इशू भी मेन इशू ये होता है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो हमने वो भी क्लियर कर देना है। हमने उसको बिजनेस की तरफ भी कन्विंस कर देना है, हमने उसको फॉरएवर क्यों करना चाहिए उसको, हमने हर कॉल में काफी पॉइंट्स ऐसे रखे हैं कि उसको क्लियर होगा कि उसको फॉरएवर क्यों करना चाहिए, हमने उसको वो भी क्लियर कर देना है। ठीक है। एट द एंड उसको सिर्फ एक इशू आएगा कि अमाउंट अरेंज कैसे करनी है, तो वो हम तब उसको जो है वो क्लियर करेंगे ये चीज। ठीक है। तो यहाँ पे आपने डिटेल में जॉब के बारे में बताना है कि जॉब में हमारी शुरू से लेके एंड तक हमारा जो है वो कितना पैसा लग जाता है, कि कितने पैसे हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं और अपनी सबसे कीमती अपनी जिंदगी के कितने साल उसको दे देते हैं। और फिर भी एट दी एंड पाकिस्तान में तो रहते हुए फिर भी एक रिस्क होता है कि शायद जॉब मिले या ना मिले। तो बिजनेस से ज्यादा रिस्क आप जॉब में ले रहे होते हो, वहां पे इन्वेस्ट भी ज्यादा कर रहे होते हो, और यहाँ पे आप ये चीज कह सकते हो कि हमारी लाइफ में हमारे पेरेंट्स अपने घर के बाद सेकंड बड़ी इन्वेस्टमेंट हमारे पे करते हैं, हमारी स्टडीज पे करता है, बट उसका रिटर्न ऐसा नहीं मिलता। ठीक है। तो आप उसको अपना ओपिनियन बताओ कि मेरे अकॉर्डिंग तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है जो कि लाइक जॉब में है। ठीक है। उसमें आप अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हो। बिजनेस में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आप बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करते, आप जस्ट जिंदगी की 3 से 4 साल देते हो। ठीक है। और ये बता सकते हो कि बिजनेस पे आप जितनी इनपुट डालेंगे उतनी ही आपको स्टार्ट में तो थोड़ी कम इनपुट आएगी, आहिस्ता आहिस्ता फिर डबल ट्रिपल इनपुट आने लग आउटपुट जो है वो उसकी आने लग जाएगी। ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ आ गई। ये चीजें ना समझाने वाली हैं बेसिकली आप लोगों को। तो जो जो चीजें मैं बता रही हूँ ना उसके पॉइंट्स बना के लिखी जाएं, ताकि आप लोगों को पता हो कि आपने इस पॉइंट पे क्या क्या चीजें करनी है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को यही करना कहना चाहूंगी कि अगर आप फॉरएवर को बहुत अच्छे से करना चाहते हो तो खुद को सिर्फ 6 महीने के अंदर 6 महीने के लिए कमरे में बंद कर दें और सिर्फ फॉरएवर करें। और 6 महीने में आपको ये बिजनेस बहुत, क्योंकि अब यहाँ पे ना लाइक मल्टीपल चीजें कर रहे होते हैं, हर एक चीज को देख रहे होते हैं। लेकिन अगर हम बहुत अच्छे से फॉरएवर को लाइक 6 महीने एक साइड पे होकर सिर्फ फॉरएवर करेंगे, तो मेरे ख्याल से आप लाइक जितने भी मैनेजर्स बनते हैं वो इसी तरह बनते हैं। ठीक है। आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। तो अगर हम एक टांग उधर हमने फंसाई हुई है, दूसरी टांग उधर फंसाई हुई है, तो इस तरह से हम बिजनेस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रही कि आप 24 घंटे फॉरएवर को दें, ये तो मैं कह ही नहीं रही, ये तो मैं भी नहीं देती। बट द थिंग इज के अपना, मेरे कहने का मकसद ये है कि अपना पूरा फोकस फॉरएवर पे दें। लाइक एक दिन में उस तरह बहुत अच्छे से काम कर लिया, अगले दिन उतने ज्यादा ढीले पड़ गए। ठीक है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। अब आगे बात आती है, आ, ESBI था मेरे ख्याल से 6 पॉइंट। उसके बाद जो है वो प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट, यार ये मुझे लगता है कि ये चीजें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे, कि प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट आप जो है वो उससे प्रोडक्ट के बारे में डिस्कस करें, उससे उसकी उसको जो फेवरेट प्रोडक्ट लगी है आप उससे उसकी फेवरेट प्रोडक्ट पूछो, और उससे रीजन पूछो कि आपको ये प्रोडक्ट क्यों अच्छी लगी है। ठीक है। अगर तो हम लोग अपने सेशंस देते हैं
तो हमारा सेशन बहुत अच्छा होता है प्रोडक्ट नॉलेज का, तो उसको कोई ना कोई प्रोडक्ट उसके अंदर से अच्छी लगेगी और वो उसको आपको रीज़न भी बताएगा कि क्यों लगी है। और आपको जो अच्छा मुझे ये चीज़ बताओ कि कितने लोग हैं जो फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं? मुझे सब बताएँ। मुझे ज़रा बताएँ ज़रा कौन-कौन से प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है और उसको उसको क्या-क्या बेनिफिट मिल रहा है? शायद दाना भी मँगवाया ना अपने फ्रेंड से, आपका पैक तो आपके दोस्त के पास है ना शायद? मुझे जल्दी से प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बताएँ, मैं देखूँ कि आप लोग वाक़ई में यूज़ कर रहे हो कि नहीं कर रहे? कौन-सा प्रोडक्ट आपको लोगों को अभी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और रिज़ल्ट आया आपको उसका? खुद ही यूज़ कर रहे हो कि पेरेंट्स को भी करवा रहे हो? टूथपेस्ट तो मेरी भी फ़ेवरेट है। दैट्स वेरी नाइस। यकीन करो आप लोग अगर प्रोडक्ट्स खुद यूज़ नहीं कर रहे ना और सिर्फ़ अंधाधुंध सिर्फ़ बिज़नेस कर रहे हो कि बस कोई ना कोई हमारे डाउन में आ जाए, तो आप लोग बिज़नेस नहीं कर रहे हैं। इसको बिज़नेस नहीं कहते। इसको वाक़ई ही में चेन बिज़नेस आप लोग समझ रहे हो, आप फिर चेन ही जस्ट बना रहे हो। अगर आप लोगों को प्रोडक्ट की वैल्यू का ही नहीं पता, लिटरली नहीं पता आप लोगों को। ये मेरा सेकंड पैक है जो मैं यूज़ कर रही हूँ और बिलीव मी 2 पैक और हैं जो मैंने मँगवाने हैं। लाइक मैं इतने ज़्यादा प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हूँ। तो दैट्स व्हाई यही रीज़न है कि मैं डटी हूँ इस चीज़ पे और मुझे पता है कि इसके क्या रिज़ल्ट्स हैं और इस फॉरएवर की या फॉरएवर के बिज़नेस की या इसके प्रोडक्ट्स की क्या वर्थ है। अगर आप लोग इसके प्रोडक्ट्स को यूज़ नहीं कर रहे ना, आपका वो यकीन और वो एतमाद इस बिज़नेस पे नहीं हो सकता, जो उ वैस उस इंसान का होता है जो उसके प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है? डेफ़िनेटली ये कोई जादू नहीं है कि आपको 1 से 2 से 3 दिनों में रिज़ल्ट्स आएगा। आपको इसको भी यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारी बॉडी का इतना सत्यानाश हो चुका है कि आपको 5 से 10 दिनों में फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है? लेकिन आप जब इसको कंटीन्यूअसली अपनी रूटीन में ऐड कर लेते हो, रेगुलर हो जाते हो उसके, तो फिर आप लोगों को फॉरएवर के अलावा कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ करने का आपका दिल ही नहीं करता कि आप कोई और प्रोडक्ट यूज़ भी करो। अगर यहाँ पे आप लोग अगर टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हो या आप लोग इसकी एलोवेरा जेल पी रहे हो और आप लोग इसकी हनी यूज़ कर रहे हो, तो आप लोगों का दिल नहीं करेगा कि आप कोई और किसी और ब्रांड के प्रोडक्ट को यूज़ करो। ठीक है? तो ऑनेस्ट होना सीखें और प्रोडक्ट्स को खुद यूज़ करें तभी आप बिज़नेस अच्छे से कर सकोगे और तभी आप अपने फीडबैक की कॉल में अपने पर्सन को अपनी फ़ेवरेट प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू भी दे सकोगे कि मुझे ये वाली प्रोडक्ट अच्छी लगती है और मैं ये वाली प्रोडक्ट इसलिए यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ। ठीक है? तो जिसने तो पैक अभी तक खोला ही नहीं, काइंडली इस तरह मत करो। आप लोग जो इस तरह करते हैं वो इस बिज़नेस में ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाते। 2 महीने चलोगे, 5 महीने चलोगे, 6 महीने चलोगे, उसके बाद आप लोगों की बस हो जाएगी और आप लोग चले जाओगे, ठीक है? तो इस चीज़ से निकलो और प्रोडक्ट्स को यूज़ करना स्टार्ट करो। यहाँ पे आप लोगों ने बड़ी डिटेल्ड अब यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी पर्सन के पास डिटेल नॉलेज होगा। ज़ाहिर-सी बात है एक्सपायर होते हैं, जादू थोड़ी है उसमें, बट 1-2 साल की मेरे ख़्याल से उसमें एक्सपायरी डेट होती है। तो यहाँ पे किसी को भी इतनी डिटेल में प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से अब हमारे खुद के सेशन लगते हैं, लेकिन हम फिर भी हिम्मत नहीं करते कि हम लोग उस सेशन में आके प्रोडक्ट नॉलेज डिटेल में ले सकें, क्योंकि हमें तो सब कुछ ही आता है ना, हमें कुछ सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आप लोग जो है वो प्रोडक्ट नॉलेज लिया करो, प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप लोग पर्सन के साथ ऑनेस्ट रिव्यू दोगे और उसको प्रोडक्ट का जो है वो अच्छे से उसके साथ डिस्कस कर पाओगे। आप लोगों किसी से भी पूछ लूँगी ना कि यहाँ पे जो है वो आर्किटेक्ट सी या एब्ज़ॉर्बेंट सी जो विटामिन सी के टैबलेट्स हैं या जो ब्लूसम टी है, किसी को तो ब्लूसम टी का भी नहीं पता होगा। तो लाइक मैं सबकी बात नहीं कर रही, कुछ पर्सन्स की बात कर रही हूँ। तो आप लोग ना प्रोडक्ट का पहले डीप नॉलेज लो यूट्यूब पे जाके कि कौन-सी प्रोडक्ट क्या है, इसका क्या फ़ायदा है, ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चल जाए और आप लोग अपने पर्सन को बहुत अच्छे से गाइड कर पाओ क्योंकि ये सिर्फ़ सीनियर्स का काम नहीं है, ये वाले सेशंस देना आपका भी काम है।
उसके बाद आप यहाँ पे वैल्यू बताओ प्रोडक्ट्स की कि वो कैसे किस तरह से अपनी फैमिली की जो है वो सेहत को अच्छा कर सकते हैं। ये चीज़ बता सकते हो। प्रोडक्ट टेस्टिमनी जो मैंने लिखवाया था वो तो हम एक्टिविटी में भी ऐड करेंगे, ठीक है? आपने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि वो पर्सन प्रोडक्ट टेस्टिमनी देखे और लाज़मी देखे। हाँ, एक और चीज़ मैंने बतानी थी कि आप लोग जो इंस्टाग्राम के लिंक्स है ना, जिस-जिस पर्सन की जिस-जिस सीनियर की आप लोग उसको एग्ज़ाम्पल दोगे, आपने हर रोज़ एक-एक इंस्टाग्राम लिंक उसके साथ शेयर करना है। एक ही साथ सारे इंस्टाग्राम लिंक नहीं शेयर कर देने, ठीक है? डे 1 में एक करना है, नेक्स्ट डे 2 में दूसरा करना है, नेक्स्ट डे 3 में तीसरा करना है। आप लोग ना इस तरह करना, ठीक है? डे बाय डे आप लोग उसको वो चीज़ सेंड करना। अह, उसके बाद 1 मिनट, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, हाँ, यहाँ पे आप एक चीज़ लिख लो, वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट में 10th पॉइंट आई गेस ये, कि फॉरएवर को कॉपी करने की कुछ कंपनीज़ ने फॉरएवर को कॉपी करने की बहुत कोशिश किया है। कुछ कंपनीज़ ने फॉरएवर को कॉपी करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो कंपनीज़ फेल हो गई। यहाँ पे भी आप उनको ये चीज़ गाइड कर दो कि हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कामयाब नहीं है, ठीक है? फॉरएवर कामयाब है, क्यों कामयाब है? अपनी प्रोडक्ट की बेस पे, और ये बात सच है। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज़ 95% फेल हो जाती हैं। मैं एक चीज़ आपको गाइड करना चाह रही हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना, और ये बात बिल्कुल सच है कि 95% कंपनीज़ जब नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस मॉड्यूल पे चलती हैं, तो वो फेल हो जाती हैं। क्योंकि उनका जो प्रोडक्ट है, उसकी वर्थ ही नहीं होती, उसकी क्वालिटी ही नहीं होती। तो अगर फॉरएवर 45 साल से चल रही है ना, तो ये सिर्फ़ अपने बिज़नेस मॉडल पे नहीं चल रही, ये अपनी प्रोडक्ट्स की वजह से चल रही है। ठीक है? क्योंकि जब ये स्टार्ट हुई तो उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी थी, लोगों को अच्छा लगा, तभी लोग शुरू से लेके अब तक उसके साथ हैं। सिर्फ़ प्रोडक्ट की वजह से और सेकंड उसके प्लान की वजह से। ठीक है? आप यहाँ पे बताओ कि कुछ कंपनीज़ ने फॉरएवर को कॉपी करने की बहुत कोशिश की, बट वो कंपनीज़ फेल हो गई। ठीक है? अब यहाँ पे वो क्यों ही? क्योंकि प्रोडक्ट प्रोडक्ट बहुत मैटर करती है। ठीक है? अब ये चीज़ आप उसको बताओ। ठीक है? और आप ये कहो कि बहुत सी कंपनीज़ हैं जो ये कोशिश करती हैं कि हम अपने बिज़नेस मॉड्यूल को नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ लेके आएँ। लेकिन उन कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स की कोई वर्थ नहीं होती, और जस्ट एंड जस्ट 5% कंपनीज़ हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होती हैं। यार मेरे ख़्याल से सबकी तरफ ही नेटवर्क इश्यू कर रहा है। मेरी साइड से नहीं है, बट मुझे लग रहा है। आप उनको बताएँ कि फॉरएवर को कॉपी करने की बहुत सी कंपनीज़ ने कोशिश की है, लेकिन वो फेल हो गई। क्यों ही? क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की इतनी वर्थ ही नहीं थी। मेरी आवाज़ नहीं आ रही? सबको मेरी आवाज़ नहीं आ रही? यार हमारी ये मेंटोरशिप कब खत्म होगी? अभी 3 दिन पड़े हैं। आ रही है? मेरे ख्याल से आप जिसको नहीं ना आ रही है उसकी तरफ से नेटवर्क इश्यू है। लेकिन उन कंपनीज़ की कोई वर्थ नहीं होती। जस्ट एंड जस्ट 5% कंपनीज़ कामयाब होती हैं। एमएलएम में अगर हम देखें तो इसमें 95% कंपनीज़ फेल और 5% कंपनीज़ कामयाब हैं। और क्यों कामयाब है? जस्ट बिकॉज़ ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है? एमएलएम में अगर हम देखें तो इसमें 95% कंपनीज़ फेल और 5% कंपनीज़ कामयाब हैं। और फॉरएवर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज़ में आती है, और जस्ट चंद ही कंपनीज़ है मेरे ख्याल से जो नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब है और बहुत अच्छे से कामयाब है। और फॉरएवर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज़ में आती है। तो अगर आप ऐसी कंपनी के साथ काम कर रही हैं, तो आप सोचें कि आप कितना कामयाब हो सकती हैं। तो अगर आप ऐसी कंपनी के साथ काम कर रही हैं, तो आप ये सोचें कि आप कितना कामयाब हो सकती हैं।
क्योंकि फॉरएवर ने अपना नाम बनाने में 45 साल लगाए हैं। क्योंकि फॉरएवर ने 45 साल लगाए अपना नाम बनाने में। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ इस पॉइंट को, कि आप लोगों ने यहाँ पे उसको बताना है कि फॉरएवर को बहुत सी कंपनीज ने कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन वो सब कंपनीज फेल हुई हैं, क्योंकि उनके प्रोडक्ट्स की कोई वर्थ नहीं थी। ठीक है। और जस्ट एंड जस्ट 5% कंपनीज हैं जो कामयाब होती हैं। एमएलएम में अगर हम देखें तो उसमें 95% कंपनीज फेल और 5% कंपनीज कामयाब है। और फॉरएवर वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज में आती है। तो अगर आप ऐसी कंपनी के साथ अब काम कर रहे हैं, तो आप ये सोचें कि आप कितना कामयाब हो सकती हैं, क्योंकि फॉरएवर ने 45 साल लगाए हैं अपना नाम बनाने में। यहाँ पे अब आप उससे एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि आप मुझे बताएं कि नोबेल प्राइज क्या होता है। ठीक है। आई गेस कि उसको पता होगा कि नोबेल प्राइज क्या होता है। अगर नहीं पता तो आपने उसको नोबेल प्राइज बताना है कि अगर एक प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिल रहा है तो क्यों मिल रहा है, और उसकी क्या वर्थ है, और फॉरएवर के किन किन प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ठीक है, ये चीज आपने उसको बतानी है। यहाँ पे आपने अब आर्किटेक्ट सी के बारे में डिस्कस करना है कि उसको नोबेल प्राइज मिला था। सबसे पहले तो नोबेल प्राइज की जब तक आप वैल्यू और इसकी अहमियत नहीं बताओगे, तब तक उसको समझ में नहीं आएगा कि ये क्या की जा रही है। तो नोबेल प्राइज के बारे में पहले बताओ, और फिर उनको ये डिस्कस करो डिटेल में कि फॉरवर्ड के किन किन प्रोडक्ट्स को नोबेल प्राइज मिला हुआ है। ठीक है, और क्यों मिला हुआ है। अब आर्किटेक्चर को नोबेल प्राइज क्यों मिला था, ये चीज भी आप बताओ। अब ये मैं डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगी, आप लोग इसको यूट्यूब पे या गूगल पे जाके सर्च करोगे कि किस किस प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज मिला था और क्यों मिला था, और उस प्रोडक्ट को बनाने वाला कौन था। ये आपका काम है, और ये आपने बहुत अच्छे से इसको स्टडी कर लेना है। ठीक है। और यहाँ पे प्रोडक्ट वैल्यू बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि एट द एंड उन्होंने प्रोडक्ट्स को ही खरीदना है। ठीक है। मतलब बिजनेस अपॉर्चुनिटी तो वो खरीद रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रोडक्ट्स को भी तो खरीदना है ना। तो एट द एंड ये ना हो कि 2CC के टाइम पे उनको प्रोडक्ट्स की वैल्यू ही ना पता हो। जब उनको प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं पता होगी, तो वो इतने पैसे कभी भी नहीं लगाएंगे परचेसिंग में। वो कहेंगे कि हम क्यों प्रोडक्ट खरीदें। तो जब उनको वैल्यू पता होगी ना, तो वो डेफिनेटली आपको मना नहीं करेंगे। तो अब ये आपका काम है कि आपने 20 से 25 मिनट में प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो किस तरह से बनानी है। यहाँ पे आप उसको एम हलाल के बारे में बताओ कि एम हलाल क्या होता है। ठीक है। और मेरे ख्याल से मार्केट प्रोडक्ट और जो है वो अच्छा रह गया। सही है। 1 मिनट, यहाँ तक क्लियर है। फेवरेट प्रोडक्ट शेयर करना, ये चीज तो हो गई है ना। ये भी हो गई है। हाँ। एम हलाल में आप उनको बताओ कि लिखो, बल्कि एम हलाल के बारे में, एम हलाल के पॉइंट में लिखो कि देखिए एक कंपनी है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भी है। 11th पॉइंट क्या था भला। प्रोडक्ट टेस्टिमनी मैंने बता दिया ना। आप लोगों ने जब उसको प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है और उसकी फेवरेट प्रोडक्ट पूछनी है, तो फिर आपने उसको साथ ही साथ प्रोडक्ट टेस्टिमनी के बारे में डिस्कस कर लेना है कि एक्टिविटी आपको ग्रुप में शेयर की जाएगी। तो आपने उसको लाजमी देखना है, उसको प्रोडक्ट टेस्टिमनी बताना है कि होती क्या है। अक्सर पर्सन को ना टेस्टिमनी का नहीं पता होता। तो उनको बताओ कि टेस्टिमनी, जैसे मैं हूँ, मैं आपकी आपसे रिव्यूज शेयर कर रही हूँ, आपको फिलहाल फिलहाल प्रोडक्ट अच्छी लगी है, तो आप ये देखो कि प्रोडक्ट टेस्टिमनी में बेसिकली वो रिव्यूज होते हैं उन पर्सन्स के जिनको फॉरएवर के प्रोडक्ट से जो है वो हेल्प मिली होती है। उन्होंने अपने अपने रिव्यूज शेयर किए होते हैं यूट्यूब में, वीडियोस में, ये वो। तो अब वो आगे मतलब उनकी जो एक्टिविटी होगी ना, जो हम ग्रुप में होमवर्क भेजेंगे, उसमें वो प्रोडक्ट टेस्टिमनी की वीडियो होगी। तो आप जब उसको फीडबैक में, कॉल में बहुत डिटेल में उसको उसका इंटरेस्ट डेवलप कर दोगे ना टेस्टिमनी और प्रोडक्ट्स के अंदर, तो वो डेफिनेटली वो वीडियो देखेगा जाके प्रोडक्ट टेस्टिमनी की। ठीक है। तो वो ये चीज है। बेसिकली टेस्टिमनी एक वीडियो होती है जिसमें पर्सन्स अपना अपना रिव्यू शेयर करते हैं, और जेन्युइन रिव्यू शेयर करते हैं। और यूट्यूब पे जाके आप लिखो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स टेस्टिमनी, तो आपको बहुत सी वीडियोस मिल जाएंगी इसके रिगार्डिंग। ठीक है। तो बेसिकली वो सारी वीडियोस प्रोडक्ट की टेस्टिमनी होती हैं। अच्छा, एम हलाल क्लियर हुआ प्रोडक्ट टेस्टिमनी का। चले, एम हलाल के बारे में आप ये लिख लें थोड़ा सा, कि देखिए कंपनी है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भी है, उसको नोबेल प्राइज भी मिले हैं,
क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की वैल्यू क्लियर कर दी हुई है ना कि एक प्रोडक्ट और क्यों है, और कंपनीज ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, नहीं कर सकी। नोबेल प्राइज के बारे में भी आपको बता दिया, आपने बता दिया किस प्रोडक्ट को मिली है ये भी बता दिया, हर एक चीज उसको गाइड कर दी। अब आप उसको एम हलाल में बताओगे कि एक कंपनी है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भी है, उसको नोबेल प्राइज भी मिले हैं, और वो टॉप ऑफ द लिस्ट भी है। एक कंपनी है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड है, उसको नोबेल प्राइज भी मिले हैं, और वो टॉप ऑफ द लिस्ट भी है, और उसको हलाल सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। अब आप सबके पास ये डाटा मौजूद है जिसमें फॉरएवर को हलाल सर्टिफिकेट्स या बाकी सारे सर्टिफिकेट्स मिले हुए हैं। डाटा है सबके पास? नहीं है तो गूगल से जाके इकट्ठा करो और क्लियर डाटा इकट्ठा करो, क्लियर सर्टिफिकेट्स का। हर एक सर्टिफिकेट अब आपके पास होना चाहिए, हर एक सील ऑफ अप्रूवल आपके पास होनी चाहिए फॉरएवर को जो मिली हुई है ये वो। अच्छा, एक कंपनी है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भी है, उसको नोबेल प्राइज भी मिले हैं, वो टॉप ऑफ द लिस्ट भी है, और उसको हलाल सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। तो आप खुद देखें कि आप कितनी टॉप कंपनी के साथ लिंक होने जा रही हैं। ठीक है, तो आप खुद देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी कंपनी की वैल्यू बनाना भी तो जरूरी है ना उसको। ठीक है, पहले पहले में तो हमने ऐसा कोई इस तरह से बात नहीं की डिटेल में, तो आज हमने बात करनी है प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि हम प्रोडक्ट नॉलेज का फीडबैक ले रहे हैं। आपने क्या इसमें बोलना है, ये लाइन बोल के आप खुद से भी हम हलाल के बारे में स्टडी करो जाके कि हम हलाल क्या होता है, और फिर उसको यहाँ पे आप उसको भी बता सकते हो, गाइड कर सकते हो कि कंपनी है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड भी है, उसको नोबेल प्राइज भी मिले हैं, वो टॉप ऑफ द लिस्ट भी है, और उसको हलाल सर्टिफिकेट्स भी मिले हैं। तो आप खुद देखें कि आप कितनी, ये मैंने लाइनें बोली ना, इन पे आपने बहुत जोर देना है। ठीक है, तो आप खुद देखें कि आप कितनी टॉप कंपनी के साथ लिंक होने जा रही है। आप मार्केट प्रोडक्ट वेस्ट बिजनेस फॉरवर के प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि जैसे जो बेशक फॉरवर के प्रोडक्ट्स कुछ एक्सपेंसिव हैं, बट लेकिन हमें साथ साथ फॉरवर के प्रोडक्ट्स के आप ये कह सकते हो कि बेशक लाइक फॉरवर के प्रोडक्ट्स जो है वो थोड़े से आपसे ये डिस्कस करी थी कि जो फॉरएवर मार्केट प्रोडक्ट वेस्ट फॉरएवर प्रोडक्ट, आपने यहाँ पे उनको बताना है कि अगर एक प्रोडक्ट इतनी महंगी है तो वो महंगी क्यों होती है। उनसे पूछो कि अगर एक ब्रांड है और उसकी प्रोडक्ट महंगी है, और एक लोकल लोकल प्रोडक्ट है और वो उसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं है, तो ऐसा क्यों होता है। उनसे डिफरेंस पूछो, पहले उनका ओपिनियन लो कि वो क्या कहते हैं। जाहिर सी बात है ना, अगर एक ब्रांड की चीज है, वो ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है, तो वो महंगी तो होगी क्योंकि उसके बेनिफिट्स होंगे। अगर एक चीज लोकल है और वो सस्ती मिल रही है, तो डेफिनेटली उसके नुकसान ही होते हैं। आप लोगों को अंदाजा होगा कि एक एलोवेरा जेल मिलती है जो जिसकी शेप भी एलोवेरा टाइप ही होती है। ठीक है, हमें लग रहा होता है कि वो ओरिजिनल है और वो नेचुरल है और वो उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, बट वो नहीं होती, वो चीज नहीं होती। ठीक है, वो भी उस तरह से ही है, वो भी लाइक सस्ती मिलती है दैट्स, और जो फॉरएवर की एलोवेरा जेल है वो उससे तकरीबन 2000 रुपीज एक्सपेंसिव है। तो अगर एक्सपेंसिव है तो इसकी कोई रीजन है कि वो क्यों एक्सपेंसिव है। तो आपने यहाँ पे उस चीज को बताना है कि लाइक हम ये बात करते हैं कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव है, लेकिन हमें साथ साथ फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बेनिफिट्स को भी देखना चाहिए कि कितने बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स हैं। यही अगर हम नॉर्मली लोकल प्रोडक्ट लेते हैं तो वो सिर्फ हमारी मनी वेस्ट है, और उसके ज्यादा बहुत ज्यादा जो है वो साइड इफेक्ट्स होते हैं। ठीक है, अगर यही हम 1 से 2 हजार ऊपर लगाते हैं और फॉरएवर के प्रोडक्ट्स लेते हैं, तो ना वो हमें कोई साइड इफेक्ट देगी और ना, और उसके जो है वो मल्टी बेनिफिट्स होंगे। देखिए, यहाँ पे आप चीजों को खुद भी ऐड कर सकते हो और इस तरह से उसको डिस्कस कर सकते हो कि मार्केट के प्रोडक्ट्स किस तरह के होते हैं, और जो है वो दूसरे प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं। अब आगे बात करते हैं। अब आपने ये सारी चीजें क्लियर कर ली। अब आपने लाइक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब आपने उनसे कहना है, अब ना आप हाइडिंग दो कि पेरेंट्स से बात करनी है, ऐसे लिख दो बेशक, पेरेंट्स से बात करनी है, ऐसे लिखो। लिख लिया? लिख लिया? इस चीज को बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पे उनके पेरेंट्स के साथ नहीं बॉन्ड बना पाए, उनको अपने यकीन में एतमाद में नहीं ले पाए ना, तो आपको एंड पे आके ये मसला आएगा। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से लिखना। हाइडिंग दे दी है, पेरेंट्स से बात करनी है।
ठीक है। अच्छा जी, लिखते हैं। जब सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, अब आपने उनसे कहना है कि माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग, माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग और माइंडसेट बहुत अच्छा है। हाँ, माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग और माइंडसेट बहुत अच्छा है। आप थोड़ा-सा ईज़ी वे में उनसे बात करो। अच्छा, मैं ना आपके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। अच्छा, मैं ना आपके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। आप अपनी मदर से बात करवाएँगी या अपने फादर से? कि माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग और आपका माइंडसेट बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं ना आपके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। आप अपनी मदर से बात करवाएँगी या अपने फादर से? मैं उनको बताना चाहती हूँ कि माशाल्लाह उनका बच्चा या उनकी बच्ची कितने ज़बरदस्त माइंडसेट का है। इसने ना बड़े स्वीट से अंदाज में, बड़े पोलाइट से वे में, वे के थ्रू आपने उनको इस तरह से मोटिवेट करना है और उनको बताना ताकि वो भी खुश हो, ठीक है? तो आपने क्या कहना है कि माशाल्लाह से आपकी थिंकिंग और माइंडसेट बहुत अच्छा है। अच्छा, मैं ना आपके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ क्योंकि इस टाइम तक ना आपकी उसके साथ बॉन्डिंग होगी, बहुत अच्छे से होगी, सही है? तो वो इज़िली अपने पेरेंट्स से बात करवाएँगे। तो अच्छा, मैं ना आपके पेरेंट्स से बात करना चाहती हूँ। आप मुझे बताएँ कि आप अपनी मदर से बात करवाएँगी या अपने फादर से? मैं उनको बताना चाहती हूँ कि माशाल्लाह से उनकी बच्ची का कितना ज़बरदस्त माइंडसेट है, ठीक है? तो आपने अब उन वो आपको कहेंगे कि जी मदर से बात कर लें या फादर से बात कर लें, या अगर दोनों ही अवेलेबल नहीं हैं, तो आप उनके किसी सिबलिंग से बात कर सकते हो। घर में जो भी बड़ा है, आप उनसे पूछ लो कि जो भी बड़ा घर में है, जो आपके गार्डियन हैं, आप उनसे बात करवाओ क्योंकि 100 तरह के इश्यूज़ होते हैं। तो अब जो भी उनका गार्डियन है, आप उनको एतमाद में, लाइक फादर या मदर एक तो हो गई ना, ज़ाहिर-सी बात है, अगर दोनों हैं तो वेल एंड गुड। तो आपने इस तरह से बात करनी है और उनके साथ टाइम सेट कर लेना है, उसी टाइम उनको कहना है कि अपनी मदर या अपने फादर से बात करवाएँ। अगर वो कहें कि अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप उनको उनसे पूछ लो, ठीक है? नहीं मना करेगा ना, नहीं मना करेगा, डेफ़िनिटली नहीं मना करेगा। जब मना करेगा तो आप मुझे बताना कि इन्होंने मना किया। अगर आप इसी तरीके के थ्रू चलोगे तो वो डेफ़िनिटली हाँ करेंगे ही, ठीक है? जिस तरह अगर आप उनको मोटिवेट करोगे और स्वीट से अंदाज़ में कहोगे तो वो मना कभी नहीं करेंगे। वो चाहे अपनी बड़ी बहन से बात करवाएँ या अपने एक ऐसे इंसान से बात करें जो उससे बहुत क्लोज़ है, वो करवाएँगे ज़रूर, ठीक है? तो अब बात करने का तरीका क्या होना चाहिए, आप लोगों ने टाइम सेट कर लिया, आप लोगों को मेरे ख़्याल से टाइम तो लेना आता ही होगा ना, कि वो भी सिखाऊँ? टाइम लेना आता है, टाइम सेट करना आता है? कैसे करते हैं? नहीं आता? यार जिस तरह से अपॉइंटमेंट लेते हो आप लोग, टाइम सेट करते हो कि जिस टाइम आप फ्री हो आप मुझे वो टाइम बता दें। अगर उसके पेरेंट्स उस टाइम पे अवेलेबल नहीं होंगे, तो आप उनको कहो कि वो किस टाइम पे अवेलेबल हैं, ठीक है? तो ये आप लोग उनसे पूछो अच्छे से। उसके बाद आप फर्स्ट पॉइंट लिखें, ग्रीटिंग्स करनी है और यहाँ पे उनकी, अगर मदर से बात कर रहे हो ना, तो उनको मैम ना कहने लग जाना, आंटी करके बात करनी है आपने। और जो है वो अगर फादर है तो अंकल करके आपने बात करनी है, ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट लिखो ग्रीटिंग्स, सेकंड पॉइंट लिखो इंट्रोडक्शन। अपना इंट्रोडक्शन देना है बड़े अच्छे अंदाज में, मैं यहाँ से हूँ, मैं ये करती हूँ और इस तरह से मैं इतने टाइम से इस बिज़नेस में काम कर रही हूँ और मैं इस सिटी से बिलॉन्ग करती हूँ, मेरा ये एक्सपीरियंस है। इस तरह से करके आपने उनको अपना इंट्रोडक्शन देना है, उनकी तबीयत सेहत के बारे में पूछना है बड़े अच्छे अंदाज में, जिस तरह हम अपने बड़ों से बात करते हैं, सेम वैसे ही वो करके उसके बाद थर्ड पॉइंट लिखें, एग्ज़ैक्टली आपने ऐसे ही लिखना है। आंटी आयशा कंपनी के साथ कनेक्टेड है। अब मैं आयशा को लेके चलूँगी, लेकिन जो भी आपके नौबस का नाम होगा आपने वो लेना है। आंटी आयशा कंपनी के साथ कनेक्टेड है। मुझे ये बताएँ, इसने आपको फॉरएवर के बारे में बताया है? तो आपको कंपनी कैसी लगी? क्योंकि उसने ज़ाहिर-सी बात है, पहले जब हमने 2 दिन में उसको कहा था, फ़ोर्स किया था, उसको इस चीज़ पे कन्विंस किया था तो उसने बताया होगा अपने पेरेंट्स को। तो आपने थर्ड पॉइंट लिखना है, एग्ज़ैक्ट ऐसे ही लिखो कि आंटी आयशा कंपनी के साथ कनेक्टेड है। मुझे ये बताएँ, इसने आपको फॉरएवर के बारे में बताया है, तो आपको कंपनी कैसी लगी? अब ना यहाँ पे तरह-तरह के जवाब के लिए रेडी रहिएगा, ठीक है? अब ये आप पे डिपेंड करता है, आपके स्किल्स पे डिपेंड करता है कि जो है वो आप किस तरह से उनको हैंडल करते हो, ठीक है? जो भी वो कहेंगे
उसको उस पे एग्री करना है, उनको कंफर्टेबल करना है और फिर आगे से नई बात स्टार्ट करनी है। ठीक है? अच्छा जी, ये चीज़ होगी, लिख लिया ये पॉइंट? आगे 4th पॉइंट है कि अच्छा आंटी आपको क्या लगता है कि आयशा काम कर सकती है? आयशा इतनी कैपेबल है? अच्छा जी, आपको क्या लगता है कि आयशा यहाँ काम कर सकती है? आयशा इतनी कैपेबल है? तो अब यहाँ पे आपको पता है माएँ तारीफ़ ही करती हैं, बच्चा इस काबिल हो या ना हो, माँ उन्हें तारीफ़ ही करनी होती है, ठीक है? तो आपने ये चीज़ उनसे पूछनी है कि अच्छा आंटी आपको क्या लगता है कि आयशा कर सकती है, वो इतनी कैपेबल है? 5th पॉइंट है, अच्छा आंटी मुझे बताएँ कि आप आयशा को फॉरएवर के लिए सपोर्ट करेंगी या नहीं? या आयशा को फॉरएवर का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए सपोर्ट करेंगी या नहीं? अच्छा आंटी मुझे बताएँ, आप आयशा को फॉरएवर बिज़नेस के लिए सपोर्ट करेंगी या नहीं? अच्छा यहाँ पे ना एक और चीज़ आप लोग ऐड कर लो कि जब आप उसको पता है 3 डेज़ की ट्रेनिंग्स के लिए इनवाइट कर रहे होगे, तो आपने जब उसको गाइडेंस दे रहे होगे ना कि 3 डेज़ की ट्रेनिंग्स लेनी है, ये है, वो है, तो आपने मेक श्योर करना है, उसको इस चीज़ पे टोटली एग्री करना है वो कि वो जो सेशंस अटेंड करे ना, वो अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के करे। ये चीज़ लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप उसको ट्रेनिंग्स का बताएँगे तो आपने इसको उसको ये बताना है कि पेरेंट्स के साथ बैठकर अटेंड करे सेशंस। हर एक सेशन पेरेंट्स के साथ बैठ के अटेंड करें। ठीक है? अच्छा जी 6 पॉइंट्स लिखें। फिर उनसे आपने ये पूछना है कि अच्छा आंटी मुझे बताएँ आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा? अच्छा आंटी मुझे बताएँ आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि ऑनलाइन है, स्कैम वगैरह तो होते हैं। ज़ाहिर है स्कैम वगैरह तो होते हैं। अच्छा आंटी मुझे बताएँ आपको कहीं डर तो नहीं लग रहा? क्योंकि ऑनलाइन है, स्कैम वगैरह तो होते हैं। तो ऑलमोस्ट आंसर आपको यही आएगा कि हाँ जी, डर लग रहा है और स्कैम तो बहुत होते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे आपने उनको ना बहुत ईज़ी कर देना है, क्योंकि आपको 90% यही आंसर आएगा कि हाँ जी, डर लग रहा है जी हमें, ठीक है? आपने उनको कहना है कि देखिए मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ या मैं भी आपके बेटों की तरह हूँ, तो मैं भी ये काम कर रही हूँ, तो मैं तो नहीं चाहूँगी कि मैं अपनी तरह किसी को इस स्कैम में लेके आऊँ। ठीक है? अगर ये स्कैम है तो मैं तो नहीं किसी को, क्योंकि मैं भी आपकी बेटियों की तरह हूँ, जिस तरह आयशा है आपके लिए, मैं भी आपकी बेटी हूँ। तो ज़ाहिर-सी बात है मैं आयशा का बुरा नहीं चाहूँगी और मैं उसको नहीं चाहूँगी कि वो किसी स्कैम में पड़े। ठीक है? इस तरह से और आप उनको यहाँ पे बताओ 3-4 चीज़ें बताओ कि देखिए अगर एक कंपनी है और वो 170 प्लस कंट्रीज़ में काम कर रही है, उसके 4000 से ज़्यादा ऑफ़िस हैं पूरी दुनिया के अंदर, ठीक है? तो आपने यहाँ पे उनको तो पूरे तरीके से कंफर्टेबल करना है कि आपकी बच्ची जहाँ जा रही है, जो कुछ सीख रही है, आपको बता रही है, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ गलत नहीं है। एट द एंड आप इस पे पूरी सर्च करवा सकती हैं, ठीक है? आप पूरी तसल्ली कर सकते हैं इस चीज़ पे। बाकी आप मेरे भी यकीन रखें क्योंकि मैं आपके लिए आयशा की तरह हूँ, मैं आपकी बेटियों की तरह हूँ, इस तरह से करके आपने ये चीज़ कर देनी है। और आप उनको बताएँ कि आपकी जो बच्ची है 2 दिन से जो कुछ सीख रही है, इनको जो सिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, तो इतनी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग्स तो किसी स्कैम में नहीं देते ना, ठीक है? यहाँ पे आपने उनको थोड़ा-सा इमोशनल भी कर देना है और उनके बच्चे की थोड़ी-सी तारीफ़ भी कर देनी है कि आपकी बच्ची ऐसी है, आपकी बच्ची बहुत एक्टिव है, चीज़ों को बहुत अच्छे से लेती है। मैं इतने परसेंट्स को ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो लाइक कह दो कि मैं 10% को ट्रेनिंग दे रही हूँ, तो बीच में से 3 से 4 ही बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से चल रहा है और आयशा भी इनमें से एक है, ठीक है? इस तरह से करके आपने उनको लाइक बटरिंग भी कर देनी है, इमोशनल भी कर देना है और ये भी कहना है कि जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया था, तो ज़ाहिर-सी बात है सारी माएँ एक जैसी होती हैं, तो मेरी मदर भी आप जैसे ही हैं। उनको भी बहुत डर लग रहा था कि हमारा बच्चा किसी गलत चीज़ में ना पड़ जाए। तो इस तरह से करके आप तो मैंने उनको समझाया और अब माशाल्लाह से वो मेरा साथ देती हैं। अभी अगर मैं इस मुकाम पे हूँ फॉरएवर में, इस बिज़नेस में, तो जस्ट अपनी मदर की वज़ह से हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया था और एक बच्चे की कामयाबी के पीछे उसके पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है। तो इस तरह से करके आपने उनको टोटली इमोशनल कर देना। ठीक है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? पता चल गया कि कैसे बात करनी है, कि क्या-क्या क्वेश्चन्स करने हैं। यहाँ पे ना आपने इतनी कोशिश करनी है कि आप जो है वो उस उन उनकी जो मदर का ना स्कैम, क्योंकि ये स्कैम इश्यू क्लियर करने का सबसे अच्छा तरीका है, ठीक है? क्योंकि अभी उनको पैसों का तो नहीं पता ना, आप यहाँ पे बड़े अच्छे से स्कैम इश्यू को क्लियर कर
जी, जी, ठीक है। आप बड़े अच्छे से स्कैम क्लियर जो इश्यू है वो क्लियर कर सकते हो, कि आप बिल्कुल तसल्ली रखें। आप वो जिस भी सिटी से होंगे आपको पता होगा कि वो किस सिटी से हैं, कि हमारी इस सिटी से तो इतने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, और अगर एक कंपनी 170 मुल्कों में काम कर रही है, तो वो स्कैम तो नहीं हो सकती ना। और एट द एंड आपको कोई भी लाइक आप उनसे पूछो कि आपका आउट ऑफ यहाँ पे आप ये भी चीज़ क्लियर कर लो उनसे, कि बाहर कोई रहता है या नहीं रहता, ठीक है? डेफिनिटली उनका कोई ना कोई बाहर से निकल आएगा। तो आप उनको कहो कि उनकी ट्रेनिंग होने से पहले ही ना आप किसी का चक्कर लगवा दो बाहर, उनका जो भी बाहर रहता है उनके थ्रू। उनको कहो कि आप अभी ना लाइक कुछ घंटों बाद या आप उनसे राब्ता कर लें, और उनको कहें कि फलां-फलां जगह पे फॉरएवर का ऑफिस है और मेरी बच्ची यहाँ पे बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, आप ज़रा जाके देखें तो सही। तो यहाँ पे आप जो है वो ये इश्यू भी उसका क्लियर कर सकते हो और बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो, ताकि 2सीसी में हमें ज़्यादा मसला ना हो। ठीक है? जस्ट 2 मिनट और दे दो। जब आपने ये सारी कॉल पे बात कर ली, ये तकरीबन आपकी ना 10 मिनट बात होनी चाहिए। कम से कम 10 मिनट उनकी मदर से आपकी बात होनी चाहिए। और बाद में आप उनके जो है वो जो पर्सन है, आपका जो नर्वस है, जब कॉल बंद हो जाए, आप उसको वॉइस नोट करो और थोड़ा-सा पंप कर दो, मोटिवेट भी कर दो कि माशाल्लाह आपकी मदर तो बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा क्यूट है। लाइक इस मदर क्यूट ही होती है, ज़ाहिर-सी बात है। तो इस तरह से करके आप उनको पंप कर दो कि आपकी मदर तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, और इस तरह से करके ठीक है, मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। लिख लो कि आपने आप उनको मोटिवेट और पंप करना है कि आपकी मदर तो बहुत ज़्यादा क्यूट और स्वीट है। मुझे उनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। होपफुली हमारे साथ आपका बिज़नेस या मेरे साथ आपका बिज़नेस बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है? इस तरह से अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने अच्छे अंदाज़ में उनकी मदर से बात करते हो। ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पे क्या होगा कि आप जब उनकी तारीफ़ कर दोगे तो उनकी मदर भी खुश, बच्ची भी खुश, आप भी खुश, सब भी खुश, फिर मज़ा आएगा। ठीक है? आगे जाके आपने उनकी मदर को उनके लाइक लिया होगा एतमाद में, तो आगे जाके ज़्यादा मसला नहीं होगा। ठीक है? और इस चीज़ को अब आप लोग अपने यहाँ तक मेरा पॉइंट क्लियर हो गया है। ये इस चीज़ को आप लोग ज़हन में रख लो कि अगर आप लोग फॉरएवर को बहुत आसान समझ रहे हो, तो फॉरएवर इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोग समझ रहे हो। ठीक, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग एक टीम बिल्डिंग का काम है। लोगों को कहीं न कहीं कन्विंस करने का काम है, तो लोगों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है, कोई इतना भी आसान काम नहीं है। ठीक है? तो अगर आप लोगों को कन्विंस करने के स्किल्स आती है ना, तो आप अपनी बहुत अच्छी टीम बिल्ड कर सकते हो। अगर आपके अंदर ये स्किल्स नहीं है, तो फिर आपका कुछ नहीं बन सकता। ठीक है? और ये स्किल्स की सीखी जा सकती हैं। ऐसा नहीं है कि ये शुरू से होती हैं, ये स्किल्स सीखी जा सकती हैं। मैंने भी यहाँ से ही सीखी हैं और ज़्यादातर प्रैक्टिस करके ही सीखी हैं। ठीक है? तो थोड़े से शार्प माइंडेड हों, अपना ये जो सुस्ती वाला ज़ोन है इससे बाहर निकलें, कम्फर्ट ज़ोन से बाहर निकलें, अपने दिमाग को थोड़ा-सा तेज़ करें, शार्प माइंडेड बनें, तभी आप जो है वो फॉरएवर में अच्छे से काम कर सकते हो। ठीक है? खुद से भी कुछ नई से नई चीज़ें निकाला करें ताकि आपका बिज़नेस ग्रो करे। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, फॉरएवर में शार्प माइंडेड होना। बेसिकली ये बिज़नेस जो है ना वो फॉरएवर जो है वो बातों का बिज़नेस है। तो जिसको बहुत अच्छे से बातें करनी आती है ना वो तो ज़्यादा जल्दी आगे जाएगा, और जिसको नहीं करनी आती तो वो यार बातें करना सीख ले। ये मैं आपको क्या लिखवा रही हूँ, बातें करना है तो सिखा रही हूँ। यहाँ पे कोई इतना कोई फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो तो हम पढ़ नहीं रहे कि जो हमारी समझ से ऊपर है। बातें ही तो करना सिखा रही हूँ आप लोगों को। तो यहाँ तक क्लियर है कि पेरेंट्स से बात कैसे करनी है, मदर है, फादर है, जो भी है, उनसे बात कैसे करनी है। डे 2 क्लियर हो गया फिर हमारा। डे 1 का फीडबैक भी क्लियर हो गया और डे 2 का फीडबैक भी क्लियर हो गया। इन्विटेशन से लेके अब तक अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछो। डे 3 फिर रह गया। वो वैसे इतना लंबा नहीं है, वो मैं 15 से 20 मिनट में उसको आपको क्लियर कर दूँगी। उसके बाद डे डे 3 के बाद क्या होगा, टेस्ट की प्रिपरेशन होगी, ठीक है? उसके बाद जो फाइनल टेस्ट के अंदर 20 क्वेश्चंस होते हैं वो होंगे, वो कैसे लेने हैं, वो लिखवाने हैं। और उसके बाद फिर 2सीसी कैसे दिखाना है, उसमें क्या कुछ होगा। उसके बाद क्लोजिंग जो है, वो कैसे करनी है। उसके बाद क्लोजिंग के बाद क्या करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें भी रहती हैं और हमारी ये 3 डेज़ के सेशंस अभी भी रहते हैं। तो विश यू ऑल गुड लक। अभी तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। कॉल पे कैसे लाना है फीडबैक के लिए? सुने, जैसे कॉल पे लाते हैं फीडबैक के लिए, आप उनसे मैंने मेरे ख्याल से मैंने वॉइस नोट लिखवाया होगा आप लोगों को कि कॉल के बाद उनसे फीडबैक कैसे लेना है या कॉल पे कैसे लेके आना है। नहीं लिखवाया हुआ मैंने?
मैंने थोड़ा बहुत तो गाइड किया होगा ना, किसी को याद है तो मुझे बता दे कि इस चीज के बारे में गाइड किया था ना, कि जब पर्सन डे वन लेके आ जाए तो उसके बाद क्या करना है। किसी को याद है? लिखवाया है? वो तो मेरे ख्याल से पूछ रही है कि कॉल पे लाना कैसे है, ये पूछ रहे हो कि डे वन की फीडबैक के लिए कॉल पे कैसे लाना है। आप उनको ये कहना ना, बल्कि ये तो मैं ये चीज मैंने बताई थी, बल्कि ये चीज मैंने बताई थी, मैंने आपको कहा था कि लाइक अक्सर ये क्वेश्चन होता है कि पर्सन 30-40 मिनट्स की कॉल पे नहीं आते ना, तो आपने उनसे इसी तरह से, बल्कि यार मैंने बताया था, हाँ याद आ गया मुझे कि मैंने आपको बताया था कि डे वन का टाइम कैसे सेट करना है। हाँ हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक बात है, जब आप इनिशियल टेस्ट ले लोगे उसका, वही चीज है ना कि पर्सन आपसे 30 से 40 मिनट तब भी बात करेगा जब आपने उसका फर्स्ट वॉइस नोट अच्छे से किया होगा, उसका इनिशियल टेस्ट की हाइप अच्छे से क्रिएट की होगी, इनिशियल टेस्ट अच्छे से लिया होगा ना, तो वो डेफिनेटली कॉल पे आएगा। तो कॉल का टाइम सेट करने का वाहिद तरीका है कि आप उससे पूछो, जैसे ही वो डे वन हो जाए आप उससे वॉइस करो कि अगर आप मुझे बताएं कि आपका डे वन से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछें, अगर नहीं तो मुझे अब आपसे डे वन के रिगार्डिंग कुछ डिस्कशन करनी है, तो आप मुझे बताएं आप अभी फ्री हैं, लाइक वो अगर रात का टाइम होगा तो आप बताएं आप रात में फ्री हैं या आप कल सुबह में फ्री हैं, ठीक है। उसके साथ इस तरह से करके कॉल टाइम सेट करें, और जो आपको वो टाइम दे उसके साथ अपना टाइम मैच करके डायरेक्ट उस टाइम पे उसको 2 मिनट पहले, टाइम से 2 मिनट पहले उसको मैसेज करें और उसके साथ कॉल पे आ जाए। कॉल तो सेट करने का, कॉल पे आने का जस्ट एक यही वाहिद तरीका है, और यही अच्छा तरीका है, इसी से पर्सन कॉल पे आते हैं। ऑप्शंस देने हैं ना उसको कि आप किस टाइम फ्री हैं, दोनों दोनों टाइम टाइम में एक टाइम तो वो फ्री होंगे ही, तो उस टाइम पे उससे कॉल कर लो। हाँ, तो उसको कॉल पे लाना चाहते हैं ना, तो आपने उसको ये चीज कहते हुए उसको क्लियर कर देना कि 15 to 20 मिनट्स की मुझे आपसे डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग सेशन, आपको बहुत सी चीजें गाइड करनी है, ठीक है। तो जब आप उसको ये चीज कहोगे, जब वो कॉल पे आएगा उसको तो ऑलरेडी आइडिया है कि कॉल 15 से 20 मिनट की जाने वाली है, तो अगर वो 10-15 मिनट और आगे चले जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको आप वैसे ही कह दो कि मुझे आपसे 1 घंटे बात करनी है, तो वो तो डेफिनेटली कॉल पे नहीं आएगा ना। तो आपको ये कहना है कि मुझे 15 to 20 मिनट्स आपसे डिस्कशन करनी है रिगार्डिंग वेबिनार, और कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। हाँ मैं आ रही हूँ, क्लियर हो गया? चले ठीक है,